क्या है निदान स्थान का? ज्वर निदान। तो देखिए हम सूत्र स्थान पढ़ के आ चुके हैं। सूत्र स्थान में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने थे? 30 थे। अब हम निदान स्थान पढ़ रहे हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? 8 है ना। बाकी संहिता में आप पढ़ते हैं कितने होते हैं, बाद में हम कभी जब पूरा हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको सर पढ़ाएंगे वहां पे आप पूरा याद करेंगे। यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक एक संहिता का याद करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद ज्वर निदान की व्याख्या की जाएगी, जैसे भगवान आत्रेय ने कहा है। सर्वप्रथम ज्वर निदान का ही विवेचन क्यों किया गया है? तो देखिए बनाने वाला तो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, कथनात्मक बनेगा, या फिर रीजनिंग भी बन सकता है कि सबसे पहले ज्वर का ही वर्णन क्यों किया है। तो इसका आप आंसर क्या दे सकते हैं? जब हम निदान स्थान का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे क्या है, रोगों की उत्पत्ति के पहले ज्वर उत्पन्न हुआ था, तो सबसे पहले ज्वर उत्पन्न हुआ था। दूसरा, ज्वर रोगों में प्रधान होता है, इस कारण से ज्वर का ही विवेचन सबसे पहले किया गया। तो रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, है ना। ज्वर जो है सभी रोगों में प्रधान माना गया है। जैसे हम पढ़ते हैं चरक सूत्र स्थान का 25 नंबर का चैप्टर अग्रय पढ़ते हैं, वहां पे ज्वर के लिए हमने क्या पढ़ा है? रोगाणाम। ज्वर जो होता है रोगों में प्रधान होता है, ठीक है। जैसा कि आचार्य ने वर्णन किया है, देह इंद्रिय मनस्तापी सर्व रोग अग्रजो बलि ज्वरा प्रधानो रोगाणाम तो भगवता पुरा। चरक चिकित्सा अध्याय के 3rd नंबर के चैप्टर ज्वर चिकित्सा में पढ़ेंगे। क्या होता है? देह इंद्रिय मन को ताप पहुंचाता है, सभी रोग में अग्रज होता है, बलवान होता है, प्रधान होता है। इसको भगवत नाम के ऐसा भगवत मतलब भगवान आत्रेय ने कहा हुआ है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर श्लोक है वहीं पर इसको पढ़ेंगे। ऐसे ही आचार्य सुश्रुत जी ने बोला है, जन्मादो निधने चैव प्रायो विंशति देहिनाम अतः सर्व विकाराणाम आमयम राजा। यहाँ से आपको पर्याय भी याद करने हैं। जब मैं आपको चिकित्सा स्थान पढ़ाऊंगी वहां पे हम पर्याय भी याद करेंगे, ठीक है। तो जन्मादो निधने, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, जन्मादो निधने ऐसा कौन सी व्याधि है जो जन्म के बाद और मरण के समय आदि और अंत, या इसको ऐसा भी बोल सकते हो आदि और अंत में उपस्थित होता है, तो वो ज्वर है। ऐसी कौन सी व्याधि है जो केवल अंत समय में होती है? कौन सी है बताइए जरा, है ना। अभी मैं आंसर नहीं लिखूंगी, आपको बताना ऐसी कौन सी व्याधि है जो केवल मरण के समय पर उपस्थित होती है, ठीक है। तो जन्मादो निधने चय प्राय विंशति देहिना सर्व विकाराणाम आमयम राजा। ये टर्म किसने दी है? सभी विकारों नाम आयम राजा, सुश्रुत ने बोला है। सर्व रोग अग्रजो किसने बोला है? चरक ने। इसको भी हम एक कोर्स से याद कर सकते हैं। वेरी गुड। हिक्का और श्वास, अंत में कौन उपस्थित होता है? हिक्का और श्वास उपस्थित होता है। देखो हमने एक सीढ़ी पार कर ली है। चरक सूत्र का पूरा सूत्र स्थान हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो चरक का पूर्वार्ध उत्तरार्ध अगर देखें तो पूर्वार्ध में सूत्र स्थान अकेला हमारा कंप्लीट हो जाए ना, तो निदान विमान शारीर तो 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है। 8 ही चैप्टर है, मैक्सिमम 10 डेज उसमें लगेगा, तो 30 दिन में हमारा तीनों स्थान कंप्लीट हो जाएगा, उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे उत्तरार्ध में भी चिकित्सा स्थान में 45-50 लेक्चर्स होते हैं, बाकी कल्प सिद्धि में बहुत कम टाइम लगता है। ऐसे यहाँ पे अभी हमारा 1 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अतः अंत में हिक्का और श्वास। तो सभी चीजों में अग्रज कौन है? सभी संहिताओं में अग्रज किसको बोला है? चरक को। तो अग्रज वाला जो टर्म है चरक ने दिया है। और राजा कौन है? सर्जन क्या होते? एक राजा होते, बहुत सारा पैसा लेते, तो सर्जन एक राजा है। तो जो राजा सर्व विकाराणाम आमयम राजा किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला। अष्टांग हृदय ने क्या बोला है? रोगपति बोला है। अष्टांग हृदय ने रोगपति। अब ये रोगपति और कहां पर आता है? कोई बताएगा मुझे? आंसर देते चलना है आपको। रोगपति और कहां पर आता है? बताना है आपको ना, जब भी याद आए आपको ही आंसर देना। इस वचन से सर्वप्रथम गुण की उत्पत्ति प्रतिभूति अभी हमको नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए सर्वरोग निदान प्रकरण निदान पंचक। निदान पंचक में वेरी गुड राज्यक्षमा में आता है। रोगपति राज्यक्षमा को भी बोला गया। किसने बोला है ये भी बता दो। तो निदान पंचक में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पूर्व रूप, रूप निदान, पूर्व रूप, रूप उपचय, संप्राप्ति। ये 5 चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं? निदान को पढ़ने वाले। यहाँ पे निदान के पर्याय दिए हैं, एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा निदान के पर्याय नहीं है, ठीक है। तो खलु, हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, ये सब निदान के पर्याय। तो एक एक करके हम सबको याद करते चलेंगे। जब मैं आपको रूप के पर्याय पढ़ाऊंगी तो निदान से हम कंपेयर तो आसानी से याद भी हो जाएगा, है ना। तो हेतु तो निदान को बोलते हैं, बहुत सिंपल सा पर्याय है। किसी भी रोग को उत्पन्न कराने का जो कारण है वही हेतु है, वही निदान है। निमित्त, आयतन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयतन हमको किससे कंफ्यूज कर देता है कि कहीं रूप का तो पर्याय नहीं है, वो रूप में आएगा तो हम देखते पड़ेंगे। कर्ता, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा है, तो लोगों ने कर्ता को पता नहीं क्या आंसर लगा देते, वो शायद पदार्थ विज्ञान पर पहुंच जाते। कर्ता करण वाला करण नहीं आई, कर्ता मतलब क्या है? निदान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया है। कारण, प्रत्यय, प्रत्यय भी निदान का है। समुत्थान, किसी चीज को उत्पन्न करा रहा है। और संस्थान किसका है? अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। संस्थान जो होता है रूप का पर्याय होता है। तो रूप मतलब क्या? जहां पर रूप को बनाया जाता है, जैसे ब्यूटी पार्लर है ना, जो नहीं होता उससे भी सुंदर बना दिया जाता है ना, तो वो क्या है? एक प्रकार का संस्थान है। पार्लर एक संस्थान है जहां पर रूप बनाया जाता है। मैंने ऐसा कोड क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे समुत्थान और संस्थान बहुत मैच करता है। तो मैंने आपको याद कराया कि संस्थान में रूप बनाया जाता है, और समुत्थान क्या है? किसी चीज को उत्पन्न करा रहा है ना। ये सारे निदान के पर्याय। अब 3 प्रकार का निदान भी होता है।
कौन से 3 प्रकार के होते हैं? असात इंद्रिया संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। 3 प्रकार का होता है। जैसे असात इंद्रिया संयोग का मतलब क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उन्होंने या तो मिथ्या योग किया है या अधिक योग कर लिया या बिल्कुल भी योग नहीं किया। जैसे मैंने कोई भी कर्म किया, बहुत ज्यादा कर लिया तो अति योगजन्य रोग हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं किया अयोगजन्य हो जाएंगे, कुछ भी किया मिथ्या योगजन्य रोग हो जाएंगे। मतलब ये एक निदान का पार्ट होता है। प्रज्ञापराध, धीर धृति स्मृति विभ्रष्ट, जिसका धीर धृति स्मृति विभ्रष्ट हो जाता है प्रज्ञापराध, और एक होता है परिणाम। ठीक है, आराम से स्लो स्लो पढ़ते चलिए, आपको बाकी चीजें क्लास में आपको कम से कम बोल रही हूँ 85% याद होना चाहिए। ठीक है, निदान हमारा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे कुछ विमर्श से हम पढ़ते चलेंगे। तो 4 प्रकार के हेतु भी माने हैं, उपयुक्त 4 प्रकार के भी माने हैं। किसने माने हैं? भट्टार ने माने हैं, है ना। आगे जाके कहीं पे आएगा। तो कौन कौन से होते हैं? सन्निकृष्ट, भट्टार, हरिश्चंद्र का लिख लीजिए यहाँ पे। हरिश्चंद्र जी ने ये 4 प्रकार के निदान माने हैं, सन्निकृष्ट, विक्षिकृष्ट, सॉरी, एक होता है व्यभिचारी और एक होता है प्रधानिक। अब यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा, है ना। शायद अभी एआईए पीजीटी 2023 के पेपर में भी आया था। तो सन्निकृष्ट मतलब क्या होता है? दोष प्रकोपक कारणों के सेवन से सद्या व्याधियों की उत्पत्ति सन्निकृष्ट कहलाता है। इसको अभी मैं समझाने वाली एग्जांपल के थ्रू। विप्रुकृष्ट मतलब होता है हेमंत ऋतु में संचित कफ वसंत में कफजन्य रोग कारक होता है। क्वेश्चन क्या बनाएगा एग्जामिनर कि हेमंत में जो संचित कफ था वसंत ऋतु में सूर्य की गर्मी से वो पिघल जाता है, तो ये किस प्रकार का हेतु हुआ? तो देखो अभी संचय हुआ, आगे जाके कभी तो भी वो पिघलेगा, मतलब ये बहुत दूर का निदान हो गया। विप्रकृष्ट मतलब होता है दूर का निदान। तो अभी संचित हुआ, आगे जाके प्रकोपित हुआ। सन्निकृष्ट मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अभी खाना खाया, सुबह का टाइम है ऑलरेडी, मतलब स्वभाव से ही कफ का प्रकोप होता है। या मैंने किसी भी टाइम पे खाना खाया तो खाना खाने के तुरंत बाद कफ बढ़ता है स्वभाव से। मैंने रसगुल्ला जलेबी खाया तो तुरंत कफ बढ़ेगा, तो ये सन्निकृष्ट कहलाएगा। अभी मैंने कोई भी निदान का सेवन किया, कफ संचित हो रहा है, आगे जाके प्रकोपित होगा, ये विप्रकृष्ट कहलाएगा। ये 2 चीजें आपको समझ आ गई? जल्दी से बता दो मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्यभिचारी और आगे जाके है प्रधानिक। तो व्यभिचारी मतलब क्या है? कुपित दोष सभी रोगों का कारण होता है। ये चारों के चारों किसी तो भी एग्जाम में पूछे, है ना। कुपित दोष सभी रोगों का कारण होता है, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। पर अल्प आहार विहार से दोष का कोप अल्प हुआ हो तो वह दुर्बलता के कारण रोग उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। ऐसी दशा में सिर्फ विद्वान का व्यभिचार होने से इस प्रकार के कारण को व्यभिचारी कारण माना जाता है। व्यभिचारी का मीनिंग ये होता है, ऐसा संहिता में लिखा है कि आपने ये खाया है तो आपका पित्त बढ़ जाएगा, लिखा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आपने वही चीज अल्प मात्रा में, जैसे मैंने पित्त प्रकोपक आहार लिया, मिर्ची मसाला खाया, थोड़ी सी क्वांटिटी में खाया था, तो वो आहार मेरे अंदर पित्त को नहीं बढ़ाएगा, वो कहलाता है व्यभिचारी हेतु। अगर आपने निदान तो लिया लेकिन कम मात्रा में लेंगे तो वो पित्त को प्रकोपित नहीं करेगा, वो निदान कहलाता है व्यभिचारी। तो प्रधानिक क्या कहलाता है कि आपने कोई चीज लिया, तुरंत दोषों का प्रकोप हो गया। जैसे विष पिया तो विष पीने से तुरंत मृत्यु हो जाती है, ये कहलाता है प्रधानिक। तो चारों चीजें पूछी गई हैं। सन्निकृष्ट का मतलब क्या होता है? खाया प्रकोपित हुआ। विप्रकृष्ट अभी खाया, कभी तो भी जाके प्रकोपित हुआ। व्यभिचारी एक दुर्बल हेतु होता है जिससे दोषों का या रोग नहीं होते हैं। प्रधानिक मतलब अभी लिया तुरंत दोषों का प्रकोप हो जाएगा। हेतु का भेद पूछेगा तो आंसर क्या होगा? त्रिविध हेतु। बहुत सारे हेतु आगे आने वाले हैं, शारीरिक स्थान में भी हम पढ़ेंगे, तो त्रिविध हेतु में यही चीज आएगा, असात विद्या संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। ठीक है, आगे बहुत सारे आएंगे। आपको जो मेन श्लोका में है बस वही याद करना है। हरिश्चंद्र जो कमेंट्री वाली चीजें हैं उनका उनके अकॉर्डिंग नहीं लगता। अगर आपसे पूछेगा हरिश्चंद्र ने कौन कौन से बताए तो ये 4 प्रकार के आपको लगता। ठीक है, फिर एक और चीज आता है दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु। देखो पहले पढ़ाई का पैटर्न क्या था? श्लोक का अर्थ पढ़ते थे, आगे बढ़ जाते थे, विमर्श पर उतना ध्यान नहीं देते थे। बहुत पहले की बात है, 5-4 साल पहले की, मतलब 4-5 साल पहले की बात है। अभी विमर्श से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हम सारा कवर करके चलते हैं ना। क्या बोल रहे हैं? सन्निकृष्ट और प्रधानिक। ओके, सन्निकृष्ट का मतलब, प्रधानिक मतलब ये होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेतु। प्रधानिक स्ट्रॉन्ग हेतु है। जैसे विष अर्थात विष के सेवन से मृत्यु हो जाना, ये होना ही है ना। सन्निकृष्ट मतलब क्या है? आपने कोई आहार लिया, उससे दोषों का प्रकोप हो जाए, है ना। जैसे अभी हम पढ़ेंगे व्याधि हेतु, उभय हेतु टाइप का पढ़ेंगे, वहां पे मिट्टी खाने से पांडु ही होना है ना। तुम प्रधानिक भी बोल सकते हो उसको, है ना, और वो व्याधि हेतु में भी आता है ना। तो ये डिफरेंस होता है सन्निकृष्ट और प्रधानिक। प्रधानिक में कंपलसरी ही होगा ही, सन्निकृष्ट मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेतु नहीं होता लेकिन दोषों का प्रकोप हो जाएगा। ठीक है, दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु। हेतु भेद से उपयुक्त हेतु 3 प्रकार का है, दोष, व्याधि, उभय। व्याधि मतलब जैसे मिट्टी खाने से पांडु, ये तो कई एग्जाम में पूछा भी गया है ना। मिट्टी खाने से पांडु हो जाना कई बार पूछा है। दोष हेतु, दोष रक्त रोग का हेतु होता है। उत्पादक व्यंजक भेद से वही 2 प्रकार का होता है ना। तो एक दोष हेतु, कोई भी आपने आहार लिया तो क्या हो जाएगा? वात प्रकोपक लिया तो वात प्रकोपित है, पित्त प्रकोपक लिया पित्त प्रकोपित हो गया, मिट्टी खाने से पांडु हो गया। उभय का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, मतलब दोनों चीजें मिला जुला के हो जाती। फिर एक और चीज आता है उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु। समझ में तो आ रहा है ना? 3 प्रकार, 4 प्रकार का पढ़ लिया, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्रधानिक। फिर 3 प्रकार का पढ़ा, दोष, व्याधि, उभय। यहाँ पर एक का एग्जाम्पल दिया है, बाकी 2 का नहीं दिया, तो यही वाला पूछा जाता है। फिर तीसरा टाइप हो गया उत्पादक और व्यंजक। अब यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
क्या बोल रहे हैं, विष खाने से भी तो दोषों का प्रकोप हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बगैर दोषों के प्रकोप हुए मृत्यु ही नहीं हो सकती, है ना? तो ये स्ट्रॉन्ग हेतु कहलाता है। ठीक है? तो उत्पादक और व्यंजक, उत्पादक जैसे हेमंत में मधुर रस का सेवन कफ का उत्पादक है। ठीक है? हेमंत में मधुर रस का सेवन करना कफ का उत्पादक है। तो यहाँ पे क्या है, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, विप्रकृष्ट। ऐसा नहीं है कि अगर ये विप्रकृष्ट में आ रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा, आ सकता है। जैसे हेमंत में हमने मधुर रस का सेवन किया तो ये मधुर रस क्या कहलाएगा, कफ का उत्पादक हेतु कहलाएगा। अगर मैं इसमें से आपको बोलूं कि यहाँ पर उत्पादक हेतु क्या है, तो मधुर रस है। और व्यंजक क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा जैसे हेमंत में संचित जो कफ था, वसंत में सूर्य के ताप से पिघलेगा, तो सूर्य का ताप कहलाएगा व्यंजक हेतु, है ना? तो जैसे संचित कफ का व्यंजन वसंत ऋतु में सूर्य का ताप होता है। ठीक है? व्यभिचारी से जब व्याधि होगी ही नहीं तो हेतु कैसे हुआ? ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, कुपित दोष सभी रोगों का कारण होता है, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। पर अल्प आहार विहार, ऐसा जरूरी नहीं है कि हेतु रोगों को उत्पन्न करे ही। जैसे मेरे सामने मछली रखी हुई है, मैं नॉनवेज नहीं खाती थी, है ना? फॉर एग्जाम्पल मछली रखी हुई है, मैंने इतनी सी मछली को लिया, इतना सा दूध लिया, दोनों को पी लिया, जबकि ये विरोधी आहार है ना? मछली और दूध लेना एक वैरोधिक आहार है जो कि हेतु है रोगों को उत्पन्न करने के लिए। लेकिन अगर मैंने इसको ज्यादा क्वांटिटी में लिया तो रोग उत्पन्न करेगा, कम लिया तो रोग उत्पन्न नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रोग उत्पन्न नहीं कर रहा तो हेतु नहीं है, हेतु तो है ना? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? सरोज मिश्रा, उत्तराखंड, समझ में आ गया? हाँ, तो जरूरी नहीं है रोग उत्पन्न ना करे, है ना? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उत्पादक और व्यंजक आपको समझ आ गया, दोनों चीजें समझ आ गई, आगे बढ़ चले ना। तो हेमंत में मधुर रस उत्पादक है, व्यंजक जो होता है वो सूर्य का ताप होता है। ठीक है, अब इसके अलावा और हमको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं, रोगों के त्रिविध और द्विविध प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से? अतः त्रिविधा व्याधा प्रादुर्भवन्ति, आग्नेय सौम्य वायव्य। और दो प्रकार का भी होता है ना? आग्नेय सौम्य वायव्य किस प्रकार के? हाँ, वेरी गुड, एग्जाम्पल मैंने मछली वाला दिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो आग्नेय पित्त के कारण, सौम्य कफ के कारण, वायव्य वातन, दो प्रकार का भी होता है। कैसा? राजस और तामस में होता है। आप बोलोगे मैडम सत्वज क्यों नहीं लिखा? तो सत्व क्या होता है, गुण होता है ना? सत्व कोई दोष में नहीं आता। यद्यपि वात पित्त कफ इसी क्रम से रोगों का वर्णन आचार्य ने अभिष्ट किया है, अभी हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है विमर्श। अब आ जाइए व्याधि के लक्षण पर। तो छोटी सी डायरी बनाई है कि नहीं बनाई? मैंने आपको पहले भी बोला है, एक छोटी सी डायरी बना लो। कुल मैं आपको 25 से 30 श्लोक पूरी संहिता में याद कराऊंगी बस। तो ये भी आपको उस डायरी में लिखना है। जब मैं आपको राज्यक्षमा के पर्याय पढ़ाऊंगी ना, तब आपसे ये श्लोक पूछूंगी, है ना? याद रखना, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। ठीक है? तत्र व्याधि आमयो व्याधि आमय गद आतंक यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यंतरम। तो व्याधि भी है, आमय गद आतंक यक्ष्मा ज्वर विकार और रोग, ये सभी एक ही अर्थ के वाचक होते हैं। अब देखिए, ज्वर एक खुद एक विकार भी है और ज्वर एक मतलब व्याधि भी है और एक पर्याय भी है व्याधि का। यक्ष्मा खुद एक व्याधि भी है तो व्याधि का पर्याय भी है। तो दो रोग ऐसे आगे हैं। ठीक है, बाकी व्याधि आमय आतंक आप आराम से समझ सकते हो। आतंक का कई बार यक्ष्मा खुद एक व्याधि भी है तो व्याधि का पर्याय भी है। तो दो रोग ऐसे आगे हैं। ठीक है, बाकी व्याधि आमय आतंक आप आराम से समझ सकते हो। आतंक का कई बार क्वेश्चन पूछा है। बागभट्ट ने पापमा भी बोला है, बागभट्ट का लिख लो, पापमा और आबाद। बागभट्ट ने पापमा और आबाद भी व्याधि का पर्याय बताया हुआ है। दोनों ऐड कर लो, अष्टांग हृदय हम जब पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे ही। अब निदान पंचक क्या क्या चीजें आती हैं, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था एक बार। निदान पंचक में निदान पूर्व रूप, रूप मतलब लिंग, है ना? रूप लिंग लक्षण एक ही चीज है, उपशय एवं संप्राप्ति। पहले पूछे जाते थे, निम्न में से कौन सा निदान पंचक में नहीं आता। अब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो बस एक बार रीड कर लो। पहले बहुत इजी क्वेश्चन आते थे। चलिए आगे कुछ विमर्श में कोटेशन अंडरलाइन बस कर लेते हैं, बाकी जब आएगा तो। संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम कहाँ का रेफरेंस है? सॉरी, सुश्रुत जी ने उत्तर तंत्र में बताया है। संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जन, संक्षेप रूप से निदान का परिवर्जन ही किसी व्याधि की चिकित्सा होती है। फिर एक और आया है, अंडरलाइन बस करना, इतना ज्यादा भी समझना नहीं है आपको। क्या लिखा है? हारिद्र वर्ण रुधिरम चा मूत्रम विना प्रमेह सही पूर्व रूपो यो मूत्रम ना बदे प्रमेह रक्त से पित्त सा प्रकोपा। जनरल में अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दूं, रेफरेंस यहाँ गलत लिखा है। ये अध्याय 6 का है, प्रमेह चिकित्सा का है ना? प्रमेह चिकित्सा का है, पूर्व का नहीं है, 6 नंबर के चैप्टर का है। हाँ, नित्य रूप चिकित्सा में निदान वाला बताया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो पेशेंट आए हैं, एक इधर बैठा एक इधर बैठा, है ना? एक पेशेंट में प्रमेह के पूर्व रूप के बिना ही हारिद्र कलर का मूत्र त्याग कर रहा है, दूसरा प्रमेह के पूर्व रूप के साथ, उसको पहले प्रमेह के पूर्व रूप भी आए थे, अब वो हारिद्र कलर का मूत्र त्याग कर रहा है। तो आपको क्या समझना है? जिसको पूर्व रूप थे पहले और हारिद्र कलर का मूत्र त्याग कर रहा है तो उसको प्रमेह है। जिसको कभी पूर्व रूप थे ही नहीं, डायरेक्ट उसका यूरिन कैसा आ रहा है, हारिद्र वर्ण का आ रहा है, तो उसको क्या है? रक्त पित्त है। तो रक्त पित्त और प्रमेय में डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाला श्लोक का रेफरेंस पूछा गया है।
किसी बच्चे ने एक बार यहाँ से पढ़ के आंसर गलत लगा दिया था, वो 6वें नंबर का चैप्टर का है ना, तो इसको सुधार लेना। और ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, आपको चरक सूत्र अध्याय 10 में पढ़ा दी हूँ, विमर्श में अंडरलाइन कर लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं, निमित्त पूर्व रूपाणाम रूपाणाम मध्य निवले सूत्र स्थान 10 में पढ़े हो। एक बार थोड़ा सा नजरे घुमा लो, याद हो जाएगा। अगला उपशय, गूढ़लिंग व्याधि उपशय अनुक्षारम परीक्षित। जब मैं आपको चरक विमान स्थान का चौथा चैप्टर त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी पढ़ाऊंगी, वहां पे हम कुछ अनुमान भाव परीक्षित भाव पढ़ते हैं। वहां पे अगर कोई व्याधि बहुत ज्यादा गूढ़ है जिसके बारे में हमको जानना आसान नहीं होता, उसकी परीक्षा हम उपशय और अनुक्षय से करते हैं। ये आप यहाँ पर करोगे। अगर पूर्व के साथ हारिद्र में बिना उसके रक्त पित्त होगा या कामला, रक्त पित्त होगा, कामला नहीं, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस रक्त पित्त और प्रमेय का है, कामला का नहीं। ठीक है, रक्तस्य पित्तस्य ही सह प्रकोपा करके लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से आचार्य ने क्या बोला है, पांडु और कामला। मैंने क्या कामला बोल दिया? नहीं बोला, रक्तपित्ती बोला है ना, कामला तो बोला ही नहीं है ना। क्या बोले इसमें, पांडु और कामला प्रवर्ध आचार्य ने क्या बोला है, पांडु और कामला। मैंने क्या कामला बोल दिया? नहीं बोला, रक्तपित्ती बोला है ना, कामला तो बोला ही नहीं है ना। क्या बोले इसमें, पांडु और कामला प्रवर्ध रूप माना है, उपद्रव माना है, वो चीज अलग है ना। अब आता है निदान। इन पांचों में से निदान कारण को कहते हैं, या पहले इसी अध्याय में कह चुके हैं, निदानम कारणम उच्यते। निदान की क्या होता है, कारण होता है। नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। हाँ, ये वाला अष्टांग हृदय निदान अध्याय फर्स्ट का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वेषां मेव रोगाणाम निदानम कुपितामला तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविध अहित सेवना। ये क्वेश्चन रेफरेंस पूछा गया है, किस आचार्य का है? तो सभी रोगों का जो कारण है निदान है ना, कुपित मल। कुपित मल का मतलब ओनली मूत्र पुरुष स्वेद नहीं होता है ना, दोष धातु मल, मतलब दोषों को ही मल बोला गया है ना, जो दूषित करते हैं। यहाँ निदान शब्द से आभ्यंतर कारण मतलब कुपित दोष और बाह्य कारणों का निर्देश विविध अहित सेवन किया गया है। रेफरेंस बस याद करो, जब मैं पर्टिकुलर चैप्टर आएगा ना तब पढ़िए। सर्वेषां व्याधिनां वात पित्त श्लेष्माण एव मूलम, ये भी रेफरेंस पूछा जाता है इसका। सभी व्याधियों का कारण वात पित्त कफ है, वही सभी व्याधियों का मूल है। सूत्र अध्याय 24। एक श्लोक और आपको याद आ रहा है क्या? बड़ा अच्छा सा है, स्थान संशय अवस्था का। वैसे हमने सुश्रुत सूत्र स्थान के 21 चैप्टर में पूरा षड क्रियाकाल पढ़ा, फिर 24 में स्थान संशय का एक स्पेशल श्लोक पढ़ा था। जरा बता दो तो। इनाम मिलेगा भाई एक, अगर कोई बता देगा तो। बहुत अच्छा सा श्लोक है, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। पूर्व रूप का लक्षण क्या होता है? पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। पूर्व क्या होता है कि लक्षण, व्याधि उत्पन्न होने के पहले, प्राग उत्पत्ति, व्याधि उत्पन्न होने के पहले जो होता है वो क्या कहलाता है? पूर्व कहलाता है। खावे बुनने वाला थोड़ी ना पूछ रहे हैं, मतलब वही तो है लेकिन श्लोक पूछ रहे हैं। वेरी गुड। कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावतम यत्र संग खावे गुण्यात् व्याधिस्तत्र उपजायते। पल्लवी यादव बीएचयू, वेरी गुड, है ना। पूर्व क्या होता है? पूर्व जो होता है प्राग उत्पत्ति होता है व्याधि के पहले, तो व्याधि उत्पत्ति के पहले जो होता है वो क्या कहलाता है? पूर्व कहलाता है। नेक्स्ट है स्थान संशय। क्या होता है? स्थान संशयना क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सर क्रिया शारीर में पढ़ाएंगे कि पूर्व रूप उत्पत्ति कौन से क्रियाकाल में होती है, तो स्थान संशय अवस्था में लिख लो। पूर्व रूप की उत्पत्ति जो हम षड क्रियाकाल पढ़ते हैं, तो यहाँ पर स्थान संशय अवस्था में भावी व्याधि प्रबोधकम, मतलब भविष्य में होने वाली व्याधि को बताने वाला होता है स्थान संशय। इसका मतलब ही होता है कि पूर्व उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इस आचार्य ने सामान्य विशिष्ट पूर्व रूप का वर्णन किया है, तो आचार्य सुश्रुत है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 39 में आप पढ़ोगे सामान्य और विशिष्ट पूर्व बोला है। सामान्य मतलब क्या होता है? जैसे ज्वर में सामान्य रूप से ये पूर्व पाए जाते हैं, लेकिन वातज में कौन सा मिलता है, पित्त में कौन सा, कफ में कौन सा, अगर ये जो बताता है वो क्या कहलाता है? विशिष्ट पूर्व कहलाता है। रेफरेंस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां पर ये पूछा गया है कि सामान्य विशिष्ट पूर्व का डिवीजन किसने किया है, तो वह है जिसमें भावी ज्वर आदि रोग मात्र की ही प्रतीति हो, परंतु यह ज्ञात नहीं हो कि ज्वर आदि रोग कौन से दोष से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, विशिष्ट में क्या है? वातिक पैतिक आदि भेद स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, जम्बा जो है, जम्बा अत्यर्थम, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में एक बार जब मैं तैयारी करती थी मैंने गलत किया था, उसमें ऑप्शन वही, हमारा दिमाग क्या चलता है, फर्स्ट ऑप्शन देखा, फटाक से वही आंसर लगा दिया, पूरे तो पढ़े ही नहीं। उसमें ये था कि वातज ज्वर के पूर्व में क्या मिलता है? जम्भा, और नयनदाय जो भी था लास्ट में अत्यर्थ जम्भा भी था, तो आंसर क्या है? जम्बा अत्यर्थम। वातज ज्वर के पूर्व में जम्भा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और पित्त में क्या होता है? लिखा नहीं है, पूरा लिख देते हैं। पित्त में नयनदाह, नयनदाह, और कफत ज्वर के पूर्व में क्या मिलता है हमको? अरुचि मिलता है ना। ये तीन होते हैं पूर्व रूप वातज पित्तज कफत के। और दो व्याधियां ऐसी हैं जिसमें पूर्व रूप होते ही नहीं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कौन कौन सी व्याधियां हैं? एक छच्छीन होता है और एक वात व्याधि होता है। देखो आप ऐसा ना समझे कि मैडम पूरा विमर्श पढ़ा रही है, ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ आपको, जब आप बाद में एक्चुअल में चैप्टर में पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज मैं पढ़ पढ़ के आया हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आपको वो चीज रिपीटेशन में होगी, इससे आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होती है। क्या होता है? जैसे
आप वही चीज बार बार इधर उधर बिखरी बिखरी देख लोगे, जब उसको एक्चुअल में चैप्टर में देखोगे ना तो आपको वो चीजें याद करने में आसानी होती है। ठीक है, तो छक्षीण बात व्याधि इनके अव्यक्त रहते हैं, जैसे अव्यक्तम लक्षणम तस्य पूर्व रूपमिति स्मृतम, छक्षीण चैप्टर का है, छक्षीण का। और अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूप स्मृतम, ये बात व्याधि का है, चरक चिकित्सा अध्याय 28 में पढ़ोगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ तस्य लिखा है, यहाँ तेषाम लिखा, बस इतना सा अंतर होता है। तो याद कराने का तरीका, तस्य सिंगल एक वचन है, तो छक्षीण एक ही व्याधि होती है। अब यहाँ पे बहुवचन आ गया क्योंकि बात व्याधि जो है बहुत सारी है, तो तेषाम जो है बात व्याधि में है। क्या पूछ रहे हैं? हाँ वेरी गुड, आपने पहले बता दिया पढ़ाने के पहले। ओके, रूप का लक्षण देखते हैं। प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, इतना कोटेशन पूछ लिया जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? प्राग उत्पत्ति पढ़ा था। प्राग उत्पत्ति का मतलब पहले ही उत्पन्न हो जाए, है ना। और यहाँ पे प्रादुर्भूत आया है, प्रादुर्भूत मतलब उत्पन्न हुए रोगों के लक्षण को लिंग कहते हैं। प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, तत्र लिंगम, अब लिंग की मतलब रूप के पर्याय देखते हैं। आकृति, आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। आयतन क्या था भाई, अब रिवीजन हो रहा है हमारा। आयतन क्या था? निदान का पर्याय था। आकृति क्या है? रूप का। तो ब्यूटी पार्लर जिसमें रूप बनाया जाता है एक संस्थान है, वहां पे तरह तरह की चेहरे को आकृति दी जाती है। आपको पता है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आकृति अलग अलग दी जाती है, लक्षण अलग अलग, चिन्ह लगाए जाते हैं। यहाँ तिल रखेंगे तो कैसा दिखेगा, यहाँ रखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये चिन्ह होते हैं ना। तो चिन्ह, संस्थान और व्यंजन, फेशियल क्रीम तरह तरह की ब्रांड वाली रहती है ना, गोल्डन सिल्वर पता नहीं क्या क्या, ना मुझे इतना नहीं पता है। तो व्यंजन बहुत सारे, प्लेटिनम प्लेटिनम कौन कौन से व्यंजन वहां पे रहते हैं, तो उससे रूप बनाया जाता है। तो इतना अपन अतिशयोक्ति करके कभी कभी क्यों पढ़ते हैं? ये अतिशयोक्ति ना आपको याद रहती कि मैडम ने बताया था रूप बनाते, पार्लर में संस्थान है, वहां पे व्यंजन भी है, आकृति बनाई जाती है, चिन्ह भी लगाए जाते हैं, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। ठीक है, रूप कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। उपशय का, हाँ उपशय का लक्षण देखते हैं। उपशय क्या होता है? तो उपशय मतलब क्या है? उपशय मतलब होता है जो हमारी बॉडी के लिए या रोग के लिए अच्छा है। रोग के लिए अच्छा कैसे होगा? मतलब बॉडी के लिए अच्छा है। तो उपशय पुनर्हेतु व्याधि प्रीतानाम प्रीतात्कारिणाम च औषधाः विहाराणाम उपयोगा सुखानिबंधा। तो आचार्य चरक ने उपशय के कितने भेद बताए हैं? ओनली 6 बताए हैं। जो 18 भेद है वो किसने बताया हुआ है? उपशय के 18 भेद जो है चक्रपाणि ने। तो एक एक के 3, तो 6 के कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे, है ना। तो औषध अन्य विहार, सुखावय रोग दूर हो जाए, आगे भी कष्ट ना हो तो उसे सुखावय मतलब उपशय कहा जाता है। उपयोग को उपशय कहते हैं। यद्यपि यह दाह और पिपासा, प्यास से युक्त नए ज्वर में शीत जल पीने से तत्काल दाह प्यास की शांति हो जाती है तथा बाद में वह ज्वर को बढ़ाते। अब ये आपको नहीं याद करना, इतना याद कर लो, चक्रपाणि ने उपशय के कितने प्रकार बताए हैं? 18 प्रकार बताए। ठीक है, और ये उपशय के 18 प्रकार जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम पूरा क्लास में टिप ऑफ टंग याद करेंगे। दवा से फायदा हो तो उपशय, ना हो तो दवा से फायदा हो तो उपशय, ना हो तो अनुक्षय। ऐसा नहीं है, एक ओक साथ में भी होता है ना। आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, एक ओक साथ में होता है। वो क्या होता है? कभी कभी मतलब वो जनरली वो चीज ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम उसको रेगुलरली ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए साथ में हो जाती है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया था आपको, बुंदेलखंड में दाल चावल के साथ हम दूध खाते हैं, जबकि वो उपशय नहीं है ना। सब लोग बहुत हंसते थे। तो वो क्या है? अनुक्षय होने के बाद भी वो साथ में हो जाता है ना। तो ये चीजें आती है, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगी। मैंने आपको पहले एक बार और बताया। तो अनुक्षय भी रोग परीक्षा में सहायक माना जाता है। जैसे हम चरक विमान 4 में पढ़ेंगे, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी में, गूढ़ लिंगम व्याधि उपशय अनुक्षयाभ्याम परीक्षित। गूढ़ लिंग व्याधि का परीक्षण हम उपशय अनुक्षय दोनों से करते हैं। ठीक है, परंतु बागवत ने बोला है विपरीतो अनुक्षया, मतलब उपशय के विपरीत क्या होता है? अनुक्षय होता है। जो अच्छा है वो उपशय, जो बुरा है वो अनुक्षय, जैसे आप बता रहे। ठीक है, अनुक्षय का निदान में अंतर्भाव कर लिया है। किसने किया है? बागवत ने। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अनुक्षय का निदान में अंतर्भाव किस आचार्य ने किया? निदान में अंतर्भाव बागवत ने किया है। उपशय को साथ में किसने बोला है? उपशय को साथ में किसने बोला है? आचार्य चरक ने बोला है। पढ़ाऊंगी आगे तक, विमान स्थान फर्स्ट चैप्टर हम जब पढ़ेंगे। इतना बस लिख लो। उपयुक्त प्रकरण को ही विजय रक्षित ने अपनी मधुकोश टीका में इसे षष्ठात्पत्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। इतना ज्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है। अभी आता है 18 प्रकार का उपशय, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, नहीं तो हमारा वो 27 चैप्टर छूट जाएगा, है ना। उसके बाद ज्वर प्रकरण और उपशय शायद हमारा आधा पौन घंटे चलेगा कल की क्लास। अब हम 27 चैप्टर कंप्लीट करते भाई, थोड़ा थोड़ा करके। शुक धान्य हमारा कंप्लीट हो गया था, शमी धान्य से हमको शुरू करना है। ठीक है, सबको याद है शुक धान्य में क्या क्या पढ़ा था? कौन कौन सी चीजें गर्म थी, कौन कौन सी ठंडी थी, याद है कि नहीं है? फटाफट 2 मिनट का रिवीजन, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 12 प्रकार के टोटल हमने वर्ग पढ़ा था। उसमें शुक धान्य के वर्ग 15 थे। उनमें से श्रेष्ठता का क्रम हमने पढ़ा था। महाकलम सबसे हीन है, महाशाली, उसके बाद रक्तशाली सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ओके। कितना होता है ये? षष्ठी धान्य हमने जो पढ़ा था, शाली धान्य पढ़ा, ट्रिपल 1 की ड्रग करके पढ़ा था, याद होगा, है ना। रिवीजन कर लेना भाई। चलिए शमी धान्य शुरू करते हैं। शमी धान्य मतलब क्या होता है? शुक धान्य मतलब बालियां, शमी धान्य मतलब क्या होता है? फलियां, फली में निकलता है, शमी धान्य कहलाता है। तो
तो जो चीजें हम अपनी दैनिक दिनचर्या में यूज करते हैं उनको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ साथ आप उसको आहार विहार के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि हमारा आयुर्वेदा है, इसमें हम कंप्लीट ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, मेडिसिन भी देते हैं, योगा भी बताते हैं, पथ्य अपथ्य भी बताते हैं। तो आपको ये पता होना, बोले कि डॉक्टर साहब मुझे जॉइंटिस है, मुझे क्या क्या नहीं खाना चाहिए, आपको पता ही नहीं किसका गुरु वीर विपाक क्या होता है, तो फिर नहीं बता पाएंगे ना, तो ये हमको ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना। तो शमी में सबसे पहले आता है हमारा मूंग। कैसा होता है, श्लोक याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ना करो, है ना, आपको बस चीजें पता होना चाहिए। तो मूंग कषाय मधुर और रूक्ष शीत वीर विभाग में कटु हल्का विशद कफ पित्तनाशक और दालों में सबसे उत्तम होता है। तो क्या क्या याद रखोगे, अब आप सब लोग इमेजिन करना, मेरे घर में मूंग रखी है, वो क्या करती है, तो ये कफ और पित्तनाशक होती है। सुश्रुत संहिता में आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा रहेगा, लिख लो, अल्प वातल या अनअति वातल। अनअति मतलब बहुत ज्यादा वातल नहीं होती, इसका मीनिंग ही होता है कि अल्प वात को बढ़ाने वाली। अल्प वातल वात को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाती, लेकिन थोड़ा बहुत तो बढ़ाती है। तो आप इतना याद रखो कि ज्यादा ज्यादा मुंह आप खाओगे तो वायु प्रकोपित हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। एक चीज क्लियर हो गया। जब कोई बीमार पड़ता है तो आप मूंग की दाल की खिचड़ी क्यों देते हो, आपको इतना पता है, क्योंकि वो कैसी होती है, लघु होती है ना, यहाँ लिखा नहीं लिखा, हल्का लिखा तो है, कैसी होती है, हल्की फुल्की होती है। दो चीज याद कर लिया, तीसरा और याद कर लो, कैसी होती है, शीतवीर। इतना ही याद करना, ये आपको याद ही नहीं करना, रस वगैरह कुछ नहीं याद करना। मूंग की दाल ठंडी होती है, हल्की होती है, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं तो मूंग की दाल की खिचड़ी खाते हैं और थोड़ी सी वायु को बढ़ाती है। ठीक है, अपनी अपनी मम्मी को बताना ये मूंग की दाल ऐसा करती है। ठीक है, आगे बढ़े, उड़द माश। आपको इतना पता है माश क्या होता है, शुक्रल होता है। एक चीज पता है, इसी से आपको सारी चीजें याद होने वाली है। कैसे याद होती, शुक्रल होता है। शुक्र में क्या क्या गुण होते हैं, वही गुण होते हैं जो कफ में होते हैं। कौन से होते हैं भाई, मधुर होता है, ठीक है, गुरु होता है, और क्या होता है, अब एक वीर्य का डिफरेंस हो जाएगा। अब शुक्र के जो गुण हैं वही इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसका वीर्य चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, दृश्यम परम वातहर। वातहर है कि जो रस वात को बढ़ाते हैं ना वो कफ को कम करते हैं, जो कफ को बढ़ाते हैं वो वात को कम करते हैं। इतना पता है, वातहर है मतलब कफ को बढ़ाएगा, कफ को बढ़ाएगा तो शुक्र को ही बढ़ाएगा। तो वातहर है और वृश्य है, बोला ही है शुक्र को बढ़ाने वाला। स्निग्ध है, इसमें भी यही गुण है, शुक्र में वही है। मधुर है, गुरु है, सब कुछ। उष्ण अकेला याद कर लो कि मास भले ही उष्ण वीर होता है, लेकिन वीर से काम नहीं कर रहा, इन सभी गुण लक्षण के आधार पर वो शुक्र को बढ़ाने वाला है। तो बल्य बहुमल, बहुत सारा मल उत्पन्न करता है। कुल सत्व मासा शीघ्रम ददाति, कुल सत्व को बढ़ाने वाला होता है। एक और चीज में आपको, यव, यव के लिए आपने अग्रह में क्या पढ़ा है, पुरीश जनानाम पढ़ा है। फिर आपने चरक सूत्र 27 में क्या पढ़ा है, मास सूप। मास का जो होता है, मास मतलब मटन नहीं, मास मतलब ये वाला उड़द वाला मास, ये क्या करता है, प्रभूत अंतर्मलो। प्रभूत अंतर्मलो, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो, प्रभूत अंतर्मलो, बहुत ज्यादा मात्रा में मल को उत्पन्न करता है। 27 आपको रेफरेंस याद नहीं करना, ओनली यही याद करना, वो मैंने जस्ट लिख दिया। पुरीश जनानाम यव के लिए, और बहुमल किसके लिए आया है, मास के लिए आया। क्लियर हो गया। सरोज मिश्रा, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्निग्ध पिछला, हाँ वेरी गुड, ये शुक्र के गुण होते हैं। मास कंप्लीट हो गया। सभी लोग बता सकते हैं मास का वीर्य क्या होता है, मोटा क्या होता है, बिल्कुल, है ना। अब आता है राजमास। राजमास में ज्यादा याद नहीं करना, तो ही चीजें याद कर लो। कफ शुक्र अम्ल पित्त किसको नष्ट करता है, कफ को शुक्र को हरता है, और अम्ल पित्त रोग का नाशक भी होता है। अम्ल पित्त रोग का नाशक, कफ शुक्र को नष्ट करेगा और अम्ल पित्त को भी नष्ट करता है, इतना बस याद करना। तो याद ऐसे कर सकते हो, राजा लोग जो होते हैं उनको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो अम्ल पित्त को भी नष्ट करने वाला है। मैंने आपको पहले बोला कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ बस उसको याद करना, सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 27 को बहुत डीप में याद करोगे तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। सुपरफिशियल तो नहीं, मैं भी बहुत डीप पढ़ा रही हूँ आपको, उतना पढ़ लोगे तो कम से कम क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाएंगे ना, उतना ही काफी है। अब आता है चना, चने के बारे में, कुलत्थ आता है। कुलत्थ के लिए अग्रह में क्या पढ़े हो आप, अम्ल पित्त जनानाम, अम्ल पित्त जनानाम। उष्ण रहेगा तभी तो अम्ल पित्त को बढ़ाएगा, अम्ला विपाक अम्ल है। कफ शुक्र अनिलापह, कफ शुक्र अनिल को नष्ट करने वाला होता है। और एक और चीज, काश हिक्का श्वास अर्थ शामहिता, ये चीज बहुत बार आपको परेशान करने वाली है, पढ़ेंगे आगे जाके कहाँ कहाँ आएगी, अभी से इसको याद। राजमास मतलब होता है मास से थोड़ा सा बड़ा होता है, मैंने खुद नहीं देखा, हमारे यहाँ भी खेती होती है, बस इतना पता है कि मास थोड़ा छोटा होता है, राजमास उससे बड़ा होता है। इसमें आप बहुत सारे ऐसे अन्य द्रव पढ़ोगे जो आपने जिंदगी में कभी देखे नहीं और ना कभी देखोगे, है ना। बहुत सारी खतरनाक चीजें, बस उसको ऐसे याद ही कर सकते हैं। तो कुलत्थ को पढ़ लो, कुलज। कुल क्या होता है, एक कुल में बहुत सारे भाई बहन होते हैं। जब भी हम हिक्का श्वास कास पढ़ते हैं ना, उनको तीनों को भाई बहन बना देते हैं। तो कुल के 3 भाई बहन, कास हिक्का श्वास को क्या हो गया था, अर्श हो गया था। क्योंकि जब पुष्कर मूल पढ़ोगे ना, वहां पर भी यही चीज आएगी, कोई एक तो भी चीज अलग आएगी तो उसको मैं कोड बनाकर याद कराऊंगी। तुलसी पढ़ोगे वहां पर भी यही चीज आएगी, कुछ एक आएगा, विष आएगा, उससे हम कोड बना के तुलसी को याद कर लेंगे। ठीक है, अब ये नहीं पता हमको राजमास राजमा होता है कि नहीं होता है, एक बार पूछ लीजिएगा किसी से ना। का सिक्का स्वास अष्टाम हितम कुलत्थ आता है, और अम्ल पित्त चना नाम। अब मकुष्ट आपको नहीं पढ़ना है, चना आदि के गुण देखते हैं। तो चणकाश मसूरा खंडिका हरणवा लघवा सीता मधुरा सतसाय, सभी के लिए बोला है। एक चना है, मसूर, खंडिका
केसारी, लतरी, पता नहीं क्या है, आप कितना याद करो। चना, मसूर, हरेलू मतलब होता है मटर की दाल, लघु होती है। कैसी होती है भाई? लघु होती है। मतलब चना, मसूर, मटर ये साथ में पढ़ते हो ना। अब इनकी बोली बोली कब करते हैं वो एक बार देख लेना, है ना। तो चना, मसूर, मटर जो है लघु होता है। वीर में कैसा होता है? शीत वीर होता है। रस में कैसा है? मधुर है और कषाय है, रुक्षता उत्पन्न करने वाला और पित्त कफजन्य रोगों में सूप के लिए या शरीर में लेप करने के लिए उत्तम होता है। इनमें मसूर की दाल संग्राही है, मटर की दाल वात वर्धक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो तीनों चीजें आपने पढ़ ली है, चना, मसूर, हरेलू, सभी शीतल होते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा मूंग कैसी होती है? शीतल होती है। मांस कैसा होता है? उष्ण होता है। हरेलू, मटर, मसूर, चना कैसे होते हैं? शीतल होते हैं। ठीक है, लघु होते हैं। और एक और चीज, मसूर जो है संग्राही, किसी को लूज मोशन है, मसूर की दाल बना के खिला दो, लूज मोशन रुक जाएंगे। और कलाय जो होती है बादलम पर बहुत ज्यादा वायु को प्रकोपित करती है, मटर, है ना। अब आप बता सकते हो, आपके पास जो वात व्याधि वाले पेशेंट आते हैं, कि आपको मटर तो बिल्कुल भी नहीं खाना, वायु को और बढ़ा देगा। ठीक है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो आप बोल सकते हो मसूर की दाल बिल्कुल नहीं खाना, कॉन्स्टिपेशन करा देता है। जनरली ऐसी चीज खाते नहीं है जो आप मना कर रहे हो। ऐसी दुनिया भर की चीजें पर्चे में लिखते हैं ना कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो जनरली लोग खाते नहीं। जो चीज खाते हैं उनमें से आप बता सकते हैं कि आपको नहीं खाना। ठीक है, तिल के गुड़ देखते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे क्लास छोड़ते जा रहे हैं, मुझे पता है बहुत टफ होता है, मुझे भी बहुत क्वेश्चन अगर आएगा तो गलत हो जाएगा भाई, है ना। हर साल ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन 27 चैप्टर से पूछे जाते हैं और जितना हम पढ़ते हैं उनमें से बनते ही बनते हैं, सब कुछ बनता है। ठीक है, ओके, चलिए क्या बोल रहे हैं? कलाय वायु के सभी गुणों को एक साथ बढ़ाएगा और दशमूल घटाएगा। ओके, चलो ठीक है। तिल के गुण, तो तिल तिल क्या होता है? जैसे हम तेल निकालते हैं, तिल का तेल ही याद कर लो, त्वचा पर लगाते, त्वचा चमक जाती है, चमकती है, बालों में लगाएंगे तो बाल भी चमक जाएंगे। तो त्वचा केशिया बल्यश्च वातघ्ना कफ पित्त कर, वायु को हरता है। एक याद कर लो, जो तेल होता है वायु को हरेगा, 2 दोषों को बढ़ा रहा है। यहाँ पे तेल नहीं है, तिल है, लेकिन मैंने कोड बनाकर याद कराया। त्वचा अच्छी हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे, वायु को हरेगा, कफ पित्त को बढ़ाएगा। बोर तो नहीं हो रहा है? बता दो कैसा लग रहा है? कोई ये तो नहीं बोलेगा कि मैडम अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। अरहर, अब आप डेली सिम्बी धान्य क्या होती है? एक ही चीज याद कर लो, सिम्बी धान है कोष्ठे बात प्रकोपणी, कोष्ठ में वायु, अच्छा ठीक ही लग रहा है, ओके। कोष्ठे बात प्रकोपणी, सिम्बी धान्य कोष्ठ में वायु को प्रकोपित करने वाली होती है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। अरहर के गुण, अब आप अरहर खाते हैं, सभी लोग दाल के साथ, चावल के साथ जो दाल बनाते हैं यही वाली बनाते हैं, हमारे यहाँ यही बनती है अरहर की दाल। वो क्या करती है? मूंग की क्या करती थी? थोड़ी सी वात को बढ़ाती थी। और माश की क्या करती थी? कफ और शुक्र को बढ़ाने वाली थी। अरहर की क्या करती है? और मटर की क्या कर रही थी? वायु को बढ़ाती थी। चना की क्या कर रही थी भाई? चना हरेड़ू, शीतल थे, लघु थे। अब अरहर की क्या करती है? कफ पित्तग्नि वातल, चाहे आप मूंग की बना लो वो अल्प वातल थी। अरहर की तो उससे ज्यादा वायु को बढ़ाती है, तो आप जो डेली खाते हो कम खाया करो, है ना। वायु को बढ़ाती, ऐसा नहीं है, वायु को बढ़ाने के साथ साथ बहुत सारा प्रोटीन इसके अंदर रहता है। लाइट जा सकती है भाई, बारिश हो रही है यहाँ पे तेज, है ना। ठीक है, वातल है और वातल है। फिर अबलगुज के लिए क्या आया है? कफ वात को हरती, ये ना याद करो तो चलेगा आपको, तो अरहर वाली याद कर लो जो आप खाते हैं, है ना। निष्पाप मतलब क्या होता है? लेकिन निष्पाप सकबड़ कुछ होता है, वात पित्त को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, अरहर पित्त को बढ़ाएगी नहीं क्या? कफ पित्त को हरती है, अरहर की दाल कफ और पित्त को हरती है, वायु को बढ़ाती है। नहीं, पित्त को नहीं बढ़ाएगी, कफ पित्त को तो हरेगी, वायु को बढ़ाएगी अरहर की दाल। वो आप यूज पे आपका दिमाग चला गया होगा, वैसे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, बारिश तेज हो रही है, समझ में आ रहा है? कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, निष्पाप सेम को कहते हैं। ओके, कंटिन्यू कर सकते हैं ना, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। काकांडोल, सुअर सेम को, काली लंबी और चौड़ी सेम वाली। आत्मगुप्ता, ठीक है, आत्मगुप्ता क्या होती है? मांस के समान ही उसके लक्षण होते हैं, आत्मगुप्ता के मांस के समान लक्षण होते हैं, बस इतना ही। ठीक है, अगला जो वर्ग है, कौन सा वर्ग शुरू करेंगे? मांस वर्ग। थोड़ा सा मांस वर्ग पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं बस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आचार्य चरक ने मांस वर्ग कितने बताए? ये क्वेश्चन बनता है, तो हमेशा आपको चरक के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। 8 भेद होते हैं, और सुश्रुत ने क्या बोला है? 6 भेद होते हैं। तो आंसर विदाउट रेफरेंस पूछा जाएगा, तो आपको आंसर क्या लगाना है? 8 लगाना। अभी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है मांस वर्ग। ठीक है, तो मांस वर्ग में प्रसय, पक्षी, पशु पक्षी में कुछ कुछ चीजें याद करनी है जो मैं अंडरलाइन कराऊंगी, बाकी याद नहीं करना है। तो प्रसय मतलब क्या होता है? आक्रामक जानवर। जैसे बड़े बड़े के साथ यहाँ छोटे छोटे जानवर भी होते हैं, लेकिन ये आक्रामक होते हैं। जैसे छीन कर हमसे कोई चीज खा, दुपट्टा मार के खा लेते हैं, कुल मिला के हमारी बुंदेलखंडी में बात करें तो प्रसय मतलब जिनके आक्रमण को हमको सहना पड़ता है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे गाय, आप रास्ते से जा रहे हैं, है ना, हाथ में कुछ रखा हुआ है, तो गाय कैसे जल्दी से आती है और छीनकर खा लेती, तो हमको उसके प्रहार को सहना पड़ता है। तो प्रसय में हमारा कोड क्या बन गया? यहाँ पे हमको चीजों को सहना पड़ेगा। क्लियर हो गया? वेरी गुड, सह भी आता है ना, छीनकर हमको ही खा लेता है, छीनकर क्या खाएगा? गधा। कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारे एक लेवल के जानवर, लेवल मतलब हाइट एक जैसी होगी बहुत सारे की, बाकी बहुत बिल्ली चूहा वाले छोटे छोटे भी होंगे। खच्चर एक ही वैरायटी है, बस उनका मिक्सर कुछ होता है, गधा, खच्चर, ऊंट, घोड़ा,
चीता से है, भालू बड़े आक्रामक होते हैं जिनका प्रहार सहना पड़ता है। बानर, भेड़िया, बाघ हो गया। अब ये याद ना करो जो आप नहीं जानते, तरशु बकरू जो भी है। बिल्ली, चूहा भी बताए थे हम। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जानवर, छोटे जानवर भी होते हैं। जैसे बिल्ली को कितना सहना पड़ता है, थोड़ा गेट लगाना भूल के दूध पी के चली जाती है। ऐसे चूहा घर में अगर घुस गया ना, कपड़े खा के ही मानेगा, तो इसका प्रहार भी सहना पड़ता है। तो इस सहने वाली चीजें ना प्रसय में आती है। पूरा ना पूरा स्टोरी फॉर्म हो रही है दिमाग में। तो बिल्ली, चूहा, लोमड़ी, गिद्ध जो है, गिद्ध बहुत खतरनाक होता है ना। जैसे आपने रामायण में कि गिद्ध थे, उन्होंने सीता जी को देख लिया था, कितनी दूर ले गया है रावण। तो बहुत खतरनाक उनकी दृष्टि होती है ना। एक बाज भी होता है। अच्छा, बंदर सबसे ज्यादा छीनताप देखते हैं, आता है कि नहीं इधर ना। बंदर, बंदर से पाला अभी तक पड़ा तो नहीं है। तो लोमड़ी, गीदड़, बाज, सामान्य कुत्ता भी आता है इसमें। चास, कौआ भी रोटी छीन कर ले जाता है, आ गया। फिर देखते हैं भास मतलब क्या है। गिद्ध है, उल्लू है, दुही का है। ये मृग और पक्षीगण प्रसय है, मतलब अपने भोजन को दूसरे से छीन कर खाते। इनकी लास्ट में डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। हाँ, जटायु, मुझे नाम नहीं आ रहा था, जटायु, ठीक है। तो ये भोजन को दूसरे से छीन कर खाते, मतलब इनका प्रहार सहना पड़ता। बंदर नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे बंदर नहीं है, ठीक है। चलो, भूमिशय। भूमिशय मतलब भूमि के अंदर शयन करने वाले, मतलब भूमि के अंदर रहने वाले। अच्छा, एनआईए में बंदर ही बंदर है, हाँ होते हैं कहीं कहीं, ठीक है। भूमिशय बिल में रहने वाले, कौन कौन रहता है बिल में? सफेद सांवले रंग के जिसके पीठ पर चित्रित रेखाएं तथा काले इस प्रकार के 4 प्रकार के काकुली मृग। कुछ नहीं याद करना, काकुली मृग याद करना है। अभी काकुली मृग कोई हिरण वगैरह नहीं है। मृग मतलब क्या होता है? हिरण। लेकिन ये मृग हिरण नहीं है, ये काकुली मृग है। पूछा जाएगा काकुली मृग, आप जांगल लगा के आ जाओगे। काकुली मृग एक प्रकार का कहाँ रहता है? बिल में रहता है। जंगल में तो रहता है, लेकिन जंगल के अंदर भी बिल में रहता है। तो काकुली मृग एक सांप का भेद है, ठीक है। कुर्चिका, तो काकुली कुर्चिका नाम से समझ में आ रहा है, तो ये भी वही रहता है, अंधा सर्प है। मेंढक कहाँ रहता है? सभी लोग बता सकते हैं, भूमिशय में आएगा, है ना। गोह जो होता है, वो भी कहाँ रहता है? भूमि में रहता है। गोह मतलब मगरमच्छ का छोटा भाई, गिरगिट का बड़ा भाई, मतलब मंझला वाला भाई, गोह। समझते हो सब लोग ना? गोह वहां रहता है। कदली, नेवला, नेवला कहाँ रहेगा? भूमि में रहेगा। तो आपसे कोई आंख बंद करके आप पूछ ले, मतलब कोई पूछ ले, आप आंख बंद करके बता दो ये काकुली मृग कहाँ रहता है, मेंढक कहाँ रहता है। तो भूमिशय का हो गया, प्रशय का हो गया। अब अगला बढ़ते हैं, आनूप। आनूप मतलब क्या? इमेजिनेशन है आपकी, इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। क्या होता है? बढ़िया सा तालाब है ना, पानी भरा हुआ है, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, और सुंदर सा माहौल है, फूल गिर रहे हैं पानी में। वहां पे कौन कौन नहा रहा है? हाथी नहा रहा है, सुअर नहा रहा है। इस प्रकार का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आनूप बोलते हैं। और जंगल क्या होता है? जहाँ पे पेड़ पत्ते उड़ रहे हैं, सूखे साखे से पेड़ खड़े हुए हैं, मतलब लगे हुए हैं, वो क्या कहलाता है? जंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आनूप में क्या है? श्रमर, बनेले बड़े सुअर। श्रमर क्या है? आप श्रमर ना पढ़ के सा में जो मात्रा है ना, वो सुआ ऐसी लगा दो, सुमर हो जाएगा, तो सुअर याद रहेगा, है ना। खड़ग, खड़ग, माहिश, है ना। तो तालाब में कौन नहा रहा है? हाथी नहा रहा है, सुअर नहा रहा है, और एक भैंस भी नहा रहा है। दोनों तीनों काले काले कलर के हैं। वीडियो में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? गवय, गज। गवय मतलब ये गवय है। और गाय कहाँ पढ़ी थी हमने? हाँ, गाय कहाँ पढ़ी थी जरा बता दो, अभी अभी पढ़ के आए हो ना। प्रसय में हमने पढ़ा था गो, गाय, और यहाँ पे क्या है? गवय है, ठीक है। गवय मतलब क्या होता है? वही गाय वाला, गाय का मेल वर्जन होगा शायद, ना, जो भी है, या फिर कुछ अलग टाइप की जंगली गाय होंगी, ठीक। तो महाशय, गवय, गज बता दिए। हाथी है, सुअर है, गवय है। न्यंकु याद रखना भैया, न्यंकु बड़ा परेशान कर गया था एक बार। न्यंकु एक हरण का ही प्रकार है जो आंडूक में आता है, लेकिन मृग नाम से, कुछ एन नाम से आता है, वो कहीं और आता है। तो न्यंकु कहाँ है? इन्हीं हाथी और माहेश और सुअर के अंदर फिट कर देना न्यंकु को, जो क्या है? एक प्रकार का हरिण है। वराह, आनुप्रगा और रुरु, ये रुरु भी याद करना, ये भी वही है, एक प्रकार का मृग है जो शरद काल में अपने संग को छोड़ देता है ना। तो न्यंकु और रुरु दोनों याद करना, दोनों एक प्रकार के मृग हरिण टाइप के हैं, है ना, याद रहेगा। हॉर्स के जैसा दिखता है, क्या? हॉर्स के जैसा दिखता है गवाय, ठीक है, हमने देखा नहीं है ना, वैसा दिखता है, ओके। तो न्यंकु रुरु स्पेशल याद करना, जो अलग टाइप से नाम है। बाकी हमने एक तालाब बनाया, बाकी सबको नहला दिया, तो याद रहेगा, ठीक है। अब बारिश है और देख लेते हैं। बारिश है मतलब होता है पानी के अंदर रहने वाला, और बारीचर मतलब क्या होता है? पानी के ऊपर तैरने वाला। तो बारिश है, पानी में कौन रहता है? सभी को पता है, कछुआ रहता है, केकड़ा रहता है। कोई विलेय में लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा, है ना। कछुआ केकड़ा पानी के अंदर रहता है। मछली, शिशुमार एक प्रकार की मछली ही है, समुद्री बड़ी मछली है। शीप है, शंख है ना। कुंभीर एक प्रकार की मछली है। चिलूकी एक प्रकार की मछली है। हाँ, बस लास्ट है मगर आदि, ये कहाँ रहते हैं? बारिश में रहते हैं, ठीक है। तो मांस वर्ग हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। अगले क्लास में मांस वर्ग ही कंप्लीट हो पाएगा। चरक निदान स्थान का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। 18 प्रकार के उपशय पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चरक जी ने कितने प्रकार के बताए हैं उपशय? 6 प्रकार के बताए हैं। चक्रपाणी ने उपशय कितने प्रकार का बताया है? 18 प्रकार का बताया है, ठीक है। 6 मतलब प्रत्येक के 3 भेद बताए। क्या क्या? औषध, अन्न और विहार। इस प्रकार से ये टोटल कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये वाला टॉपिक मैंने यूट्यूब पर ही पढ़ाया हुआ है ना। बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा, लेकिन हम उसको क्लास में भी कंप्लीट करने वाले हैं। पारिक का कोई सा भी पेज है, देख लीजिएगा, है ना। उस पेज के नाम से उसको डाला है, उपशय नाम से नहीं डाला है।
ओके, चलिए लगभग जितने लोग रहते हैं अभी कम है, आ जाएंगे धीरे धीरे। चतुर्पाणी के अनुसार 18 प्रकार के भेदों का वर्णन किया है उपचय का। पहला हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत। उभय का मतलब होता है हेतु के विपरीत भी और व्याधि के विपरीत भी। यहाँ पे हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, उभय विपरीत अर्थकारी। ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, सभी से सब कुछ बनेगा, इसलिए थोड़ा सा बगैर टेंशन लिए समझिए पहले। तो हेतु विपरीत में हम क्या पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं उसके बारे में। हेतु के विपरीत मतलब जैसे मुझे कोई बीमारी हुई है, वातज व्याधि है, व्याधि की बात नहीं करें, वात दोष से कोई बीमारी हो चुकी है, तो इसमें हम वात दोष के अपोजिट चिकित्सा करेंगे। जैसे मधुर अम्ल लवण रसों से चिकित्सा करेंगे, तो हेतु का क्या था, वात था। चिकित्सा हमने कैसे की, वात के विपरीत की, तो हेतु के विपरीत चिकित्सा हो जाएगी। यहाँ पर हम उसमें औषधि भी पढ़ेंगे, अन्न पढ़ेंगे, विहार पढ़ेंगे। ठीक है। व्याधि विपरीत में जैसे मुझे अतिसार हो गया है, अतिसार में मैंने क्या ले लिया, अतिसार को रोकने के लिए औषधि भी ले सकते हैं, अन्न भी ले सकते हैं, विहार भी ले सकते हैं। तो व्याधि को टारगेट करके औषध अन्य विहार लेना व्याधि विपरीत कहलाएगा। ठीक है। उभय विपरीत मतलब जैसे मुझे वातिक शोथ हो गया, तो यहाँ पर वातहर प्लस शोथहर दोनों प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हेतु व्याधि उभय विपरीत, विपरीत अर्थकारी नहीं। अर्थकारी का मीनिंग क्या होता है, हमको ये लगता है कि ये चीज इस बीमारी को बढ़ा देगा, लेकिन वो उसकी चिकित्सा होती है। जैसे जले पर नमक छिड़कना, फॉर एग्जाम्पल, ये कहावत है, पित्त प्रधान फोड़े पर उष्ण उपनाह कर देना, मतलब पित्तज है, गर्म है, फिर भी आप गर्म से चिकित्सा करोगे तो ये चिकित्स्य है, ना कि उल्टा है। लेकिन हमको देखने में कैसा लगता है, इसका अर्थ हमको विपरीत ही लगता है, तो विपरीत अर्थकारी में लगता है कि ये ट्रीटमेंट व्याधि को बढ़ा देगा, लेकिन वो व्याधि को बढ़ाता नहीं है। ठीक है। हेतु विपरीत अभी पढ़ने ही वाले हैं जस्ट, है ना। आज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मैं जो बोल रही हूँ व्याधि विपरीत अर्थकारी, वही व्याधि का नाम रहेगा, उसकी विपरीत चिकित्सा करेंगे, अर्थकारी चिकित्सा करेंगे। ठीक है। उभय में दोनों की विपरीत करेंगे। ठीक है। अब एक कंसेप्ट बना लो, चाहे व्याधि विपरीत हो, चाहे व्याधि विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी मतलब चाहे व्याधि विपरीत हो, चाहे व्याधि विपरीतार्थकारी हो, इसमें 3 डिसीज के नाम आएंगे, तो आप समझ लीजिएगा या तो ये व्याधि विपरीत है या फिर व्याधि विपरीत अर्थकारी है। कौन कौन सी 3 डिसीज का नाम आएगा, या तो अतिसार आएगा, या तो उदावर्त आएगा, या फिर छर्दी आएगा। इन 3 डिसीज के अलावा व्याधि विपरीत या व्याधि विपरीत अर्थकारी में कोई सी डिसीज का नाम ही नहीं आना है ना। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो गया कि शोथ वाला दिया है, कहीं व्याधि वाला तो नहीं है, तो नहीं है, इन तीनों का नाम बस आएगा। इतना समझ आ गया। अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं, अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया और आपको ये पॉइंट बताया। अब हम चलते हैं समझने के लिए। ठीक है। हेतु विपरीत चिकित्सा करना है मुझे। जैसे औषध, शीत कफज ज्वर में, यहाँ पर शीत और कफज मतलब यहाँ पे ओनली कफ ज्वर की चिकित्सा की जा रही है, कफ की चिकित्सा की जा रही है। यहाँ पे भले ही व्याधि का नाम दिया है, लेकिन यहाँ पर हेतु और व्याधि दोनों की चिकित्सा नहीं कर रहा है। मेरी बात समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको लगेगा कि मैडम यहाँ पर कफ मतलब दोष भी दिया है, मतलब हेतु भी दिया है और व्याधि का नाम भी दिया है, लेकिन यहाँ पे चिकित्सा किसकी कर रहे हैं, ओनली हेतु की कर रहे हैं, तो हो जाएगा ना हेतु विपरीत चिकित्सा। अब उभय वाले में साथ में चलो, यहाँ पर वातिक शोथ दिया है, आप फिर से बोलोगे मैडम यहाँ पर हेतु भी दिया है, व्याधि भी दिया है, यहाँ पर ही वही चीज दिया था, तो ये डिफरेंस कैसे हुआ। तो यहाँ पर दिया तो दोनों था ना, लेकिन हमने ओनली चिकित्सा किसकी की, हेतु, कफ की चिकित्सा की, जो सुनकी उष्ण होता है कफ की चिकित्सा कर देगा। लेकिन यहाँ पर हमने वातिक शोथ में वातहर और शोथहर दोनों की चिकित्सा की। जो दशमूल होता है ना, दशमूल वात को भी हरता है और शोथ को भी हरता है, तो यहाँ पर हमने दोनों की चिकित्सा की। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, उभय विपरीत, मतलब हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि नहीं आया, बता दें। आज हमारा हो सकता है उत्साह ही कंप्लीट हो, थोड़ा बहुत आगे का होगा। सूत्र हम 27 भी पढ़ेंगे। इतना समझ आ गया। आ गया, वेरी गुड। चलो आते जाएगा, आराम से आते जाएगा ना, सारी चीजें बन जाएगी। ओके ठीक है, ठीक है, फिर से बता दूं। ओके, यहाँ पर क्या था, दोष भी था, व्याधि भी थी। यहाँ पर दोष भी था, व्याधि मतलब हेतु भी था, व्याधि भी थी। यहाँ पर भी दोनों चीजें थी। आपको एग्जाम में से कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर भी हेतु व्याधि दोनों दिया है, हेतु व्याधि दोनों दिया है, तो हम इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि हेतु विपरीत चिकित्सा का एग्जाम्पल है कि हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा का एग्जाम्पल है। हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि यहाँ पर भले ही दोनों का नाम दिया है, लेकिन केवल कफ की चिकित्सा में दिया जाता है, ज्वर की चिकित्सा में नहीं दे रहे। वो हम कहाँ देते, वो सडंग पानी में आता, उसका यहाँ पे कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। और यहाँ पर हम वातिक शोथ में वातहर चिकित्सा भी कर रहे हैं और शोथहर भी कर रहे हैं, मतलब हेतु विपरीत भी करेंगे और व्याधि मतलब शोधहर भी करेंगे। अब समझ आ गया, नहीं आया हुआ तो अभी एक बार और समझा रहे हैं, आगे जाके आ ही जाएगा।
ठीक है। तो कफज ज्वर में शुंठी का प्रयोग, शुंठी जो होती है कफ को शमन करने वाली होती है, और शुंठी क्या है, एक औषध है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, हेतु विपरीत औषध। ठीक है। आगे आते हैं अन्न पर। श्रम तथा वातजन्य ज्वर में मांस रस एवं भात का प्रयोग। भले ही यहाँ पर ज्वर दिया है, लेकिन वात में मांस रस का प्रयोग किया जा रहा है। मांस रस क्या होता है, अन्न में आता है। हेतु वात है, मांस इसके विपरीत हो गया वात की चिकित्सा में, और मांस क्या हो गया, अन्न हो गया। तो आंसर क्या बन जाएगा, हेतु विपरीत अन्न बन जाएगा। हाँ मतलब वही है, मैं आपको समझाना चाह रही, शीत कफज ज्वर, कफ को स्पेशल हम दोषों को हेतु मानते हैं ना, तो वही टारगेट करके आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर शीत कफज ज्वर, शीत कफ दोनों की चिकित्सा ही शुंठी होती है ना। आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर आप बोलोगे मैडम यहाँ पर आपने श्रम को क्यों नहीं अंडरलाइन करवाया, ताकि आपको समझ में आ जाए। ताकि श्रम थकान को मांसरस भी मिटाता है, दोनों दोनों हेतु की विपरीत चिकित्सा कर रहे हैं, है ना। आपको समझाने के लिए बस मैं बता रही हूँ कि ये हेतु है, स्पष्ट दिख रहा है, ये भी स्पष्ट दिख रहा है, तो दो दोष को टारगेट करके बता रही हूँ, है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब वातजन्य ज्वर है, थकान तो होगी ही, तो श्रम को मांसरस ठीक करेगा, भात ठीक करेगा, जो किसमें आता है, अन्न में। तो कफ के कारण ही शीत होता है, तो शुंठी दोनों को ठीक करेगा। ठीक है। अब बिहार में दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण, दिवा स्वप्न किया था, उससे क्या हो रहा था, कफ उत्पन्न हो रहा था। तो कफ को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, वायु को बढ़ा देंगे। वायु को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रात्रि जागरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रात्रि जागरण क्या है, बिहार है। तो हो गया हेतु विपरीत बिहार, है ना। ये हेतु के विपरीत है, कफ के विपरीत क्या हो गया, रात्रि जागरण हो गया। इसके विपरीत क्या कर दिया हमने, बिहार कर दिया। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ चले। अब आता है व्याधि विपरीत। तो अतिसार उदावरत छर्दी का नाम ही यहाँ पर आएगा। तो अतिसार में स्तंभनार्थ पाठा या कुटज का प्रयोग। तो अतिसार क्या है, व्याधि है, तो अतिसार उदावरत छर्दी ही आएगा। तो अतिसार आ गया। और इसमें विपरीत क्या है, अतिसार के विपरीत क्या होता है, निमोनिक से याद ही नहीं होगा। लास्ट की दो चीजों का निमोनिक्स है, उसको मैं आपको बता दूंगी लास्ट का, बस, है ना। ये आपको ऐसे ही याद होगा, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी, वही तो मैंने बोला कि अभी से टेंशन मत लो। अगर मैं बगैर समझाए आपको सारा पढ़ा दूं, मेरे पास 6 की ट्रिक है। व्रण के उन्माद का भयागुरु के मध्य में तैरना, सर्दी सर्दी शीत में श्रम किया तो अब दिवा स्वप्न करना पड़ेगा, कभी याद ही नहीं रहता है। मैंने भी किया था, मुझे याद ही नहीं रहा, है ना। आपको समझाकर पढ़ाऊंगी तो आपको याद रहेगा, कुछ चीजें समझ कर ही याद करो। तो अतिसार क्या है, एक व्याधि है, उसके विपरीत क्या हो गया, स्तंभन करना है। किससे करोगे, औषधि क्या ले ली आपने, कुटज ले ली, औषधि है। ऐसे ही कुष्ठ में खदीर प्रमेय हरिद्रा का प्रयोग। कुष्ठ क्या है, एक प्रकार की व्याधि। हाँ, अतिसार उदावत सर्दी के अलावा एक कुष्ठ भी एग्जाम्पल में आता है कभी कभी, ज्यादातर तो नहीं आता, लेकिन आता है, जिसके साथ एक कुष्ठ और ऐड कर लो ना, कभी कभी आता है, ज्यादा तो आया ही नहीं। कुष्ठ में खदीर प्रमेय, तो व्याधि के विपरीत हमने औषधि ले ली, तो व्याधि विपरीत औषध में आ जाएगी। ठीक, फिर अतिसार का ही नाम आ गया। अब यहाँ पे हमने औषधि दी, व्याधि के विपरीत औषधि। अब व्याधि के विपरीत क्या दे दोगे, अन्न दे दोगे। हमने पढ़ा था कल की क्लास में, मसूर क्या होता है, संग्राही होता है। तो अतिसार में स्तंभनार्थ संग्राही मसूर दे दिया, तो मसूर क्या हो गया, अन्न हो गया। अब बिहार भी करा दो, तो उदावर्त में प्रवाहन। उदावर्त में क्या होता है, वायु की गति ऊपर हो जाती है। तो इस वायु की गति को ऊपर की ओर से नीचे को करने के लिए हम प्रेशर लगाएंगे, है ना। जैसे फ्रेश होते टाइम जो प्रेशर लगता है उसको प्रवाहन बोलते हैं। ऊपर की तरफ भी होता है प्रवाहन, उल्टी करने के लिए, लेकिन उदावर्त में वायु की गति ऊपर है, तो प्रवाहन लगा के उसको क्या कर देंगे, नीचे की ओर कर देंगे। तो उदावर्त में प्रवाहन करना क्या हो जाएगा, एक विहार हो जाएगा। यहाँ पे कोई मेडिसिन का हमने प्रयोग ही नहीं किया। ठीक है। अब उभय विपरीत में ये आदि नहीं करना, बहुत आसान से हो रहा है। यहाँ पे दो दो चीजों का नाम देंगे, एक दोष होगा, एक व्याधि होगा, दोनों के विपरीत आपको चिकित्सा करना है। जैसे वातिक शोथ में वातहर्वी और शोथहर्वी चिकित्सा करेंगे, जो कि दशमूल होता है, दशमूल। और एग्जामिनर कभी इनसे हटकर एग्जाम में एग्जाम्पल ही नहीं देगा, देता ही नहीं, बस यही के यही आते हैं, तो रट लेना है अपन को। ऐसे ही वात कफज जन्य ग्रहणी में तक्र तथा पित्तज में दुग्ध और शीतजन्य वात से उत्पन्न ज्वर में पेया का प्रयोग। अब आ गया ग्रहणी, वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग। तो जो तक्र होता है वात कफज में बेस्ट होता है। आप चिकित्सा स्थान के 14 नंबर के चैप्टर अर्श चिकित्सा में पढ़ोगे कि वात कफ के लिए वात कफज अर्श में बेस्ट होता है तक्र, और तक्र के लिए ये टर्म भी पढ़ोगे कि वात कफज विकार में तक्र बेस्ट होता है। तो तक्र वात कफ को भी ठीक करेगा और ग्रहणी में तो बेस्ट होता ही है। किन गुणों के कारण तक्र ग्रहणी में बेस्ट होता है, तो डीजल करके याद कराऊंगी मैं, टीचर। डी फॉर दीपन, जी फॉर ग्राही, एल फॉर लाघव। इन गुणों के कारण ग्रहणी में तक्र बेस्ट होता है। ठीक है। वात कफजन्य ग्रहणी में स्पेशली दिया जाता है। त्रिदोष नाशक कहाँ पर है तक्र को, तीनों दोषों को नष्ट तो नहीं करता है ना। वात कफज के लिए बेस्ट बोला है ना। आप बताना मुझे रेफरेंस कहाँ का है ना। वात कफज में ही पढ़ा हुआ है। पित्त में दुग्ध और शीतजन्य वात से उत्पन्न ज्वर में पेय। अब स्निग्ध पदार्थों के सेवन से और दिवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष और रात्रि जागरण। देखो स्निग्ध पदार्थों से क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है। तो स्निग्ध पदार्थों के लिए रुक्ष कर लिया, और दिवा स्वप्न के लिए क्या कर लिया, रात्रि जागरण कर लिया। दोनों का उल्टा हो गया, दोनों का उल्टा हो गया ना। स्निग्ध में रुक्ष और दिवा स्वप्न में रात्रि जागरण। ऐसे ही अब अगला आता है हेतु विपरीत आर्तकार्य। अब इसमें क्या होगा, दो की मैं ट्रिक बता देती हूँ, तीसरा आपको आराम से याद हो जाएगा। इसका लिख लो,
पित्तज व्रण में उष्ण विदाही अन्न का भय। पित्तज व्रण में, इसका ट्रिक लिखा रही हूं मैं, पित्तज व्रण में उष्ण विदाही अन्न का भय। जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना। तो हेतु विपरीत में आपको कैसे पता चलेगा ये ट्रिक किसकी है? तो लास्ट के जो 3 हैं हम ऊपर और नीचे वाली की ट्रिक पढ़ेंगे, बीच वाली की ट्रिक नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ग्रहणी में लिखा हुआ है, ओके, लेकिन आप एक बार सरल सूत्र 27 में देखिएगा, उसमें आया है कि नहीं आया तक्र के लिए, है ना? एक बार देखना पड़ेगा, जहां पर आप गोरस वर्ग पढ़ते हैं वहां पे तक्र को देखेंगे, है ना? अभी आएगा ही, पढ़ लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो पित्तज व्रण में उष्ण, तो पित्तज व्रण में उष्ण उपनाह, फिर विदाही अन्न में विदाही अन्न, और भय से हो जाएगा भय दर्शन। किसमें? वातज उन्माद में भय दर्शन। एक चीज ऐसे याद हो गया, ठीक है? तो देखो, पित्त प्रधान फोड़े पर अगर हम उष्ण उपनाह लगाएंगे तो हमको क्या लगता है? ये उल्टा है, इसी को हम आर्थकारी बोलते हैं। पित्तज व्रण में उष्ण उपनाह, फिर विदाही अन्न, तो अन्न में आ जाएगा, और वातज उन्माद में अगर डरा और दोगे तो डराने से वायु और बढ़ जाता है, लेकिन ये इसका ट्रीटमेंट है। तो वातज उन्माद में भय दर्शन, ठीक है? अब इसका लास्ट का ट्रिक लिख लो, अगरू के मध्य में तैरना। तो अगरू वाला पहला हो गया, अग्नि से जल जाने पर अगरू सत्रस उष्ण पदार्थों को लगाना, या फिर विषजन्य रोग में वो हम जांगम विष में स्थावर विष में जांगम विष देखते उल्टा करते हैं ना, वैसे ही ये वाला एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। जांगम विष में स्थावर विष में जांगम विष का प्रयोग, तो ये भी उभय विपरीत अर्थकारी औषध में आता है, ठीक है? मद्य से क्या हो जाएगा? मद्यपान जन मदात में मद्य के उत्पादक मद्य का सेवन करना, तो मद्यपान में मद्य का ही सेवन करना। गुड इवनिंग, बहुत लेट आए हैं, ठीक है? फिर लास्ट का तैरना, व्यायाम से उत्पन्न सम्मूढ़वात, मतलब उर्व स्तंभ में हमको क्या करना है? तैरना है। तो ये वाला, हाँ बता रही हूँ, अगरू के मध्य में तैरना। तो अगरू वाला एग्जाम्पल इधर आ जाएगा औषध में, मध्य वाला इधर आ जाएगा अन्न में, और तैरना वाला कहाँ आ जाएगा? विहार में। तो निमोनिक्स में केवल एक एक वर्ड ही निमोनिक्स बनता है, इसलिए मैंने आपको समझाना भी बेटर समझा, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब व्याधि पे तार्थकारी में वही छर्दी उदावरत छर्दी वाला अतिसार वाला आएगा, तो यहाँ पे छर्दी अतिसार छर्दी वाला आ गया। तो छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग। देखो, ऑलरेडी छर्दी हो रही है, लेकिन आप उसको मदन फल और खिला रहे हो, तो उल्टा अर्थ लगाना हमको कि व्याधि है और विपरीत अर्थकारी चिकित्सा कर रहे हो। विपरीत अर्थकारी में मदन फल क्या है? औषध। तो व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध। यहाँ पे अतिसार तो हो ही रहा है और आप विरेचन के लिए शीर दे रहे हो, तो व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न हो जाएगा, शीर अन्न में आता है, ठीक है? और सर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन कराना। ऑलरेडी उल्टियां हो रही हैं और आप उल्टी करने के लिए और प्रवाहन कर दे, तो उल्टा लग रहा है ना, हो रहा है फिर भी और कराए जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? विहार हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि छर्दी अतिसार छर्दी उदावरत कुष्ठ जो है वो व्याधि में आएगा या व्याधि विपरीत अर्थकारी में आएगा। आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि व्याधि विपरीत है कि अर्थकारी है, ठीक है? विष है ये, मांस नहीं है। जांगम विष पर स्थावर स्थावर विष पर जांगम का प्रयोग। विष को औषधि का भी औषधि बोला है, अन्न नहीं बोला, मांस नहीं है वो, औषधि है। पित्तज व्रण में उष्ण, तो पित्तज व्रण में उष्ण, इसलिए मैं बोल रही थी कि ट्रिक से ना पढ़ो, समझा कर ही पढ़ो, है ना? तो आप ट्रिक समझ में नहीं आती। पित्तज व्रण में उष्ण, तो पित्तज व्रण वाला उष्ण वाला इधर आएगा, विदाही अन्न वाला ये आ गया, भय वाला ये आ गया, भय दर्शन, वातज उन्माद में भय दर्शन। इसके अलावा ये चीज मैंने आपको आधा पौन घंटे यूट्यूब पर ही पढ़ाई हुई है, एक वीडियो, दोबारा इसी को देख लेना या इससे एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, तो आराम से सारी चीजें आ जाएगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। विपरीत अर्थकारी का मीनिंग होता है कि हमको ऐसा लगता है कि उस चीज से वो व्याधि बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना? जैसे उल्टी हो रही है और मदन फल और खिला के उल्टी करा दो, तो उल्टी और बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उल्टी का जो भी चीज मटेरियल है, अगर मदन फल उसको एक बार निकाल देगा तो वापस से उल्टियां नहीं होगी, है ना? ये होता है विपरीत अर्थकारी, ठीक है? क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, बताइए उदावर्त में प्रवाहन कैसे बताना है? उदावर्त क्या है? एक व्याधि है, एकदम से नहीं बताना। उदावर्त एक व्याधि है, प्रवाहन क्या है? एक प्रकार का विहार है। तो उदावर्त ऐसे हो रहा है, प्रवाहन हम नीचे कर रहे हैं, तो ये व्याधि के विपरीत हुआ, तो व्याधि विपरीत विहार। क्लियर हो गया? अगला, पित्तज व्रण में विदाही अन्न देना। तो पित्तज व्रण मतलब हेतु के साथ व्याधि लिखा है तो इसको हेतु ही मानते हैं, व्याधि कभी नहीं मानते हैं। तो हेतु, विदाही अन्न क्या हो गया? एक प्रकार का अन्न हो गया। हेतु कैसा है? गरम गरम है, गरम गरम चीज आप दे रहे हैं तो हमको लगता है ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है? विपरीत अर्थकारी होता है। इसलिए समझ के पढ़ने का यही मतलब होता है। रट लोगे तो कभी समझ ही नहीं पाओगे, अगर ट्रिक भूल गया पूरा साफ मैदान हो जाता है ना? इसलिए समझकर साथ में ट्रिक के साथ पढ़ो, है ना? तो हेतु विपरीत अर्थकारी अन्न में आएगा। अब एक और पूछ लूं, वातज उन्माद में भय दर्शन। भय क्या है?
विहार है। वातज उन्माद के साथ बात लिखा है तो इसको कभी भी काउंट नहीं करते हैं। क्या करते हैं? ओनली हेतु को काउंट करते हैं। और उन्माद डराने से बढ़ तो नहीं जाएगा, उल्टा सा लगता है तो क्या हो जाएगा? हेतु विपरीत अर्थकारी विहार में आएगा। क्लियर हो गया? एक और चीज पूछ लेते हैं। वात कफजन्य ग्रहणी है। वात कफजन्य एक ग्रहणी है, इसमें हम तक्र दे रहे हैं। कभी भी फटाफट आंसर नहीं लगाना। तक्र क्या है? एक प्रकार का अन्न है। ग्रहणी क्या है? व्याधि है। और वात कफ क्या है? हेतु है। तो वहां पर भी था हेतु में, लेकिन वहां पे हमने केवल एक दोष को समन करने वाला ट्रीटमेंट दे रहे थे। यहाँ पे तक्र जो है ग्रहणी पर भी काम करेगा, वात कफ पर भी काम करेगा। तो हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा में आएगा। अर्थकारी में कहां से आ जाएगा? विपरीत में आएगा ना, विपरीत अर्थकारी में नहीं आएगा। विपरीत अर्थकारी में तो ट्रिक बना दिया। अगरू के मध्य में तैरना, पित्तज में उष्ण विदाही अन्य कब है, व्याधि वाला याद करना था। ऊपर के तो तीनों हमने याद कर ली। अब मुझे इतना बता दो कि हमने जो इतना मेहनत किया 25 मिनट का, आपको अच्छे से याद हो गया? याद हो गया? थोड़ा सा सोचकर आंसर लगाएंगे ना तो सारी चीजें बनेगी। एग्जामिनर इतना टफ पेपर नहीं बनाता। क्या होता है, आप एक बार पेपर दे के आए, फिर वही पेपर आप घर आके करते हो तो आपको लगता है यार इतना कठिन भी नहीं था, सरल था पेपर। ये कठिन क्यों हो जाता है पेपर, पता है? ये पेपर कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि आप वहां पर सोचते समझते नहीं है। एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि आप उसको समझ ही नहीं पाते हो कि पेपर कठिन है कि सरल है। आपका फोकस रहता है कि अगर शुरुआत में आपने पेपर सॉल्व किया है, 2 4 8 क्वेश्चन टफ आ गए हैं तो आपका मोरल डाउन हो जाता है। फिर आपको लगता है कि पेपर बहुत टफ है, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो कठिन है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि अगर पेपर टफ है, कट ऑफ कम जाएगा, मतलब मुझे अपनी सिली मिस्टेक को बचाना है। टफ क्वेश्चन अगर मुझसे 50-50% भी नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना है, कुछ बन रहा है लगभग में तो आप थोड़ा सा कर सकते हो, है ना? पेपर कौन बनाता है? ये तो बहुत सारी जगह से बन के आते हैं पेपर, हम तो नहीं बनाते। बहुत सारी जगह से बन के आते, वहां से 2-2 5-5 क्वेश्चन चूज किए जाते हैं, उसके आधार पर पेपर तैयार होता है। तो कोई एक भी इंसान कोई एक नहीं बनाता। हाँ, प्रोफेसर बनाते हैं, सब जगह से आता है ना, ऐसा नहीं है कोई एक जगह का बनाएगा। तो पेपर में सिली मिस्टेक अगर आपने बचा ली है, इजी क्वेश्चन गलत ना करें। टफ गलत हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इजी क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया क्योंकि बाकी लोग उसको सही करेंगे, है ना, तो उन क्वेश्चन को आपको बचाना है। आराम से बगैर टेंशन के आपको पढ़ना है ना, बगैर टेंशन के पेपर पढ़ोगे, आराम से करोगे तो सब कुछ बनेगा, है ना। घबरा के पढ़ते हो तो इसलिए नहीं बन पाता। संप्राप्ति का लक्षण देखते हैं। संप्राप्ति के 2 पर्याय हैं, एक जाति आगति, कई बार पूछा है जाति आगति संप्राप्ति। टी से मैच कर लेना, जाति आगति संप्राप्ति, ठीक है। हाँ, आप जल्दी ही होगा क्योंकि इस बार जुलाई में हो गया है ना, तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है ना, कि जब एग्जाम जुलाई उसके पहले भी तैयार करना है आपको। उभय विपरीत अर्थकारी को एक बार समझा। उभय विपरीत अर्थकारी में समझना ही नहीं है। अगरू के मध्य में तैरना कोड बना लो। अगरू वाला आएगा तो कौशल, मध्य वाला आएगा तो अन्न, तैरना और उस में तैरना आएगा तो विहार। उसको याद ही नहीं करना, उसको ओनली ट्रिक से याद। अब चक्रपाणी ने बोला है व्याधि जनक व्यापार विशेष गुणितम व्याधि जन संप्राप्ति। तो व्याधि जनक व्यापार करके आ जाएगा ना, तो व्यापार करके जो श्लोक है चक्रपाणी का, एक एग्जाम में रेफरेंस पूछा गया था। तो चक्कर लगा लगा के व्यापार करते हैं, तो व्यापारी होते इधर उधर को चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो व्यापार वाला श्लोक चक्रपाणी का है। अब आता है अगला संप्राप्ति। संप्राप्ति के भेद कितने होते हैं? अलग अलग बताए हैं। आचार्य चरक के संप्राप्ति के भेद कितने हैं? 5 हैं कि 6 हैं? तो आचार्य चरक ने संप्राप्ति 6 प्रकार की बताई है, बाघभट्ट ने 5 प्रकार की बताई। कौन कौन सी होती है? संख्या, प्रधान, विधि, विकल्प, बल और काल। ये 6 प्रकार की संप्राप्ति चरक की है। बाघभट्ट ने क्या बोला है? विधि को नहीं बताया है, बाकी ये सब बताया है। तो यही क्वेश्चन स्पेशली बनता है कि आचार्य चरक की कौन सी संप्राप्ति एक्स्ट्रा है, तो विधि संप्राप्ति को उन्होंने अतिरिक्त बताया हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। संख्या संप्राप्ति देखते हैं तो संप्राप्ति का पहला भेद पढ़ने जा रहे हैं कि संख्या में क्या होगा। संख्या संप्राप्ति बहुत आसान है। कुल के 5 भेद है, क्रम के 20 भेद है। तो जहाँ पे संख्या का उच्चारण हो वो संख्या संप्राप्ति कहलाता है। संख्या जैसे 8 और 5 में 7 को 28 प्रकार, ठीक है। प्रधान संप्राप्ति क्या होता है? प्रधान संप्राप्ति का श्लोक पूछा गया है। तरतम अभ्यानुपलब्धिते। दोषों में तरतम अर्थात वृद्धतर वृद्धतम का होना प्रधान माना जाता है। इसके द्वंद्व में तर और सन्निपात में तम का प्रधान माना जाता है। ऐसा कुछ ना पढ़ो, तरतम अकेला याद कर लो। प्रधान मतलब क्या होता है? इसमें ये प्रधान है, इसमें ये प्रधान है। जैसे कोई त्रिदोषज रोग है, उसमें हम क्या डिसाइड करेंगे? इसमें वात प्रधान है कि कफ प्रधान है, तो वहां पे हम प्रधानता देखते हैं। जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, ऐसे तरुण तम होता है। तो तरतम श्लोक जहां पर आ जाए वो प्रधान संप्राप्ति कहलाए, मतलब वहां पे हम दोषों की प्रधानता देखते हैं। तरतम के आधार पर देखते हैं कौन सा बेटर है या कौन सा ज्यादा प्रकोपित है, ठीक है। अब विधि संप्राप्ति। विधि संप्राप्ति में व्याधि के भेद बताए जाते हैं। विधि संप्राप्ति में व्याधि के भेद बताए जाते हैं। कैसे भेद बताए जाते हैं, अभी इसके बारे में एक और पॉइंट हम समझेंगे कि विधि संप्राप्ति और फिर संख्या संप्राप्ति जो है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो विधि भेद से 2 प्रकार की व्याधियां जो आगंतुक होते हैं, त्रिदोष भेद प्रकार की होती है विधि संप्राप्ति में। अकेला यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, विधि भेद से व्याधियां 2 प्रकार की कौन कौन सी हैं? निज और आगंतुज। विधि भेद से व्याधि 2 प्रकार की है, निज आगंतुज। क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है विधि भेद से ज्वर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शारीरिक और मानसिक।
कोड बनाकर याद करा देती हूँ। विधि नाम की लड़की के शरीर में बुखार है और साथ में मन में भी बुखार है। विधि को शरीर और मन दोनों में बुखार है ना, ज्वर है। विधि ज्वर, विधि के आधार पर जो 2 प्रकार का शारीरिक और मानसिक, और यहाँ पे व्याधियां 2 प्रकार की ने जागरूक बताई। फिर आप बोलोगे मैडम यहाँ पे तो आपने बोला संख्या संप्राप्ति में 8 ज्वर 5 गुण में 7 कुछ है, तो क्या ये 2 प्रकार का 3 प्रकार का उधर नहीं आएगा? इसमें डिफरेंस ये होता है, जहाँ भेदों का समान धर्म से ग्रहण होता है उसे विधि कहते हैं। यहाँ विधि का प्रकार उसे कहते हैं जो अन्वय वाला हो। अन्वय वाला जैसे रक्तपित्त 2 प्रकार का, उद्भव और अधुक, अम्लपित्त 2 प्रकार का, उद्भव अधुक, यक्ष्मा 2 प्रकार का, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे अन्वय वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जो संख्या संप्राप्ति होती है वो अन्वय रहित होती है। अब ये क्या पढ़ा दिया मैडम आपको? संख्या संप्राप्ति अन्वय रहित, पहले रटा दूं फिर आपको याद कराऊंगी। विधि संप्राप्ति अन्वय युक्त होती है। कोड बना लो, हर एक काम हमको विधि युक्त करना है, अन्वय युक्त करना है, रहित नहीं करना। हर एक जो काम हम करेंगे हमको विधि पूर्वक करना है, विधि युक्त करना है। कोड याद हो गया? अब देखो, संख्या में कभी ऐसा नहीं बोला है कि जो 5 गुण होते हैं वो कौन-कौन से प्रकार के होते हैं, बाधा चित्त कफ सन्निपातक, ऐसा कुछ नहीं है। बस संख्या बता दी कि 5 या 8 या 10, ये अन्वय रहित है। मतलब उसका डिटेल नहीं बताया तो अन्वय रहित कहलाता है। अन्वय मतलब होता है डिटेल, वही मैं बताने जा रही हूँ। अन्वय मतलब होता है यहाँ पर उसका पर्टिकुलर भेद के बारे में डिटेल नहीं बताएगा, वो संख्या संप्राप्ति। और अन्वय युक्त मतलब होता है कि वहां पर उनके बारे में डिटेल बताया जाएगा। जैसे व्याधियां 2 प्रकार की हैं, विधि भेद, जागरण, दोष भेद से 3 प्रकार की, बाधा चित्त कफ, तो यहाँ पे उसका डिटेल बताया जाएगा कि कौन-कौन सी और है। ये क्लियर हो गया सरोज मिश्रा? क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब आता है विकल्प संप्राप्ति। प्रधान एक बार और बता दीजिए, प्रधान संप्राप्ति क्या होती है? जैसे कोई सन्निपातक है, सन्निपातक रोग जिसमें वात पित्त कफ का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर हमको पता करना पड़ता है कि वात प्रधान है, वात प्रधान है कि कफ प्रधान है। मतलब वहां पे हमको तरतम देखना पड़ता है। तरतम का मीनिंग समझते हो? तरतम का मीनिंग होता है कि कौन सा ज्यादा खतरनाक है, कौन सा उससे थोड़ा सा कम है। तरतम कहाँ देखा जाता है? प्रधान संप्राप्ति में। व्याधि के भेद में उत्तर ही, अब ये व्याधि के भेद यहाँ से ना पढ़ो, आपको तो निरागंतुज मानस याद करना। अभी दुनिया भर के व्याधि के भेद पढ़ोगे तो आचार्य चरक के अनुसार व्याधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। नाम याद कर लो। नाम मतलब क्या है? निज, ए फॉर आगंतुज, एम फॉर मानस। कहाँ का रेफरेंस है? चरक सूत्र स्थान का 11वां चैप्टर त्रियशनी का रेफरेंस है। ठीक है, त्रियशनी में यही है। नहीं, अष्टोत्री में इसका नहीं बताया है कि यही बताया है। जबकि दोषानुसार 3 बात 7 7 में माने, अरे आप पढ़ोगे ना चरक विमान स्थान का 6वां चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे तो और 4 प्रकार की व्याधि के भेद बताए। तो कहीं से आंसर नहीं लगेगा। चरक सूत्र 11 त्रियशनी से लगेगा। निरागंतुज मानस चरक के अनुसार व्याधि के 3 भेद और सुश्रुत के अनुसार व्याधि के 4 भेद। इस सुश्रुत सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर यहाँ से जाएगा आंसर, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, व्याधि के ऊपर इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करोगे, बस इतना याद रखो। ठीक है, और बहुत सारे भेद पढ़ेंगे। अब विकल्प संप्राप्ति क्या होता है? विकल्प संप्राप्ति एकत्रीभूत दोषों को पुनः कल्पना एवं अंश के बल की कल्पना को इस अर्थ में विकल्प कहते हैं। अंशांश कल्पना, तरतम वाला क्या था? प्रधान था। अंशांश कल्पना वाला होता है विकल्प। मतलब हमने देखा था सन्निपातक में प्रधानता देखी जाती है कि वात प्रधान है कि पित्त प्रधान है। यहाँ पे अंशांश कल्पना की जाती है कि वात का कौन सा गुण कितनी मात्रा में प्रकोपित है, लघु कितना प्रकोपित है, विशद कितना प्रकोपित है। इससे एक एक गुण के ऊपर चर्चा की जाती है, बहुत ही अंश अंश के ऊपर चर्चा, उसको हम बोलते हैं विकल्प संप्राप्ति, अंशांश कल्पना। ठीक है, विकल्प संप्राप्ति प्रधान में तरतम देखा जाता है। और बल काल संप्राप्ति, बल और काल अलग है। यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा भले लिख दिया है। बल काल क्या होता है देख रहे हैं? तो बल काल विशेषा पुनर्व्याधि में तो आहारात, मतलब यहाँ पे काल के बारे में दिया जा रहा है, अहोरात्र है ना, इस आधार पुनः बल और काल विशेष व्याधियां ऋतु अहोरात्र आहार और काल विधि से नियत। इसको ना पढ़े, विमर्श को पढ़े। बल संप्राप्ति पढ़ने जा रहे हैं। जब हेतु पूर्व रूप और लक्षण सभी पूर्ण रूप में हो तब उसे बल संप्राप्ति अर्थात रोग को बलवान कहा जाता है। ठीक है, जैसे दिन में प्रातः रात्रि के प्रथम भाग भोजन करते समय और बसंत ऋतु में कफ बढ़ता है और अपने काल में कफज रोगों को बढ़ाता है, इसी प्रकार वात पित्त का स्वभाव से बढ़ने का जो समय होता है वही समय सज्जन रोगों का ही माना जाता है। इसे हम काल संप्राप्ति कहते हैं। समझे? बल संप्राप्ति मतलब हमारे पास एक पेशेंट आया है ना, बढ़िया मोटा दिख रहा है, डायबिटीज भी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, मतलब उसमें सारी चीजें डायबिटीज को बढ़ाने वाली है। तो उसका वो बहुत रसगुल्ले जलेबी भी खाता था। तो हेतु, उसका पूर्व रूप, उसके लक्षण अगर कंप्लीट है तो उसको बल संप्राप्ति कहते हैं। मतलब रोगी या रोग बहुत बलवान है, रोग बलवान है, रोगी नहीं, रोगी दिख रहा है बलवान लेकिन है नहीं। तो रोग की सारी चीजें अगर सारा चीज कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में है तो उसको हम बल संप्राप्ति कहते हैं। तो काल संप्राप्ति क्या होता है? जैसे मैंने सुबह रसगुल्ला खा लिया, सुबह कफ का काल है, रसगुल्ला कफ को बढ़ा रहा है। और ऋतु भी कौन सी थी? बसंत ऋतु थी। तो सारा जो काल है ना कफ को ही बढ़ा रहा है। स्वभाव से प्रातः काल है, खा लिया आपने ऐसा चीज और बसंत ऋतु है तो ये क्या हो गया? बसंत ऋतु काल है। सुबह का सुबह का टाइम ये काल है, तो ये काल संप्राप्ति कहलाता है। जैसे रक्त धातु पित्त ज्वर दिन और रात्रि की मध्य अवस्था पित्त के काल में आता है। बिल्कुल, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं ना। अपन जो ज्वर पढ़ते हैं ना दिन में, पित्त ज्वर दिन के समय पर, ये कौन सी संप्राप्ति बन जाती है? हमारी काल संप्राप्ति बन जाती है। बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो समझ आ गया संप्राप्ति के कौन कौन से भेद, यहाँ से डिटेल भी पूछा जा सकता है। अब निदान पंचक का प्रयोजन क्या होता है? तो निदान पंचक के लिए अविकृत मन एवं बुद्धियुक्त भेद हेतु पूर्व लक्षण उपचय संप्राप्ति के द्वारा रोग को ठीक ठीक समझ लें तो ये हो गया उसका पूरा संप्राप्ति का। अब 8 रोगों का क्रमिकत्व देखते हैं, फिर ज्वर प्रकरण हम कल से शुरू करेंगे और कल ही खत्म कर देंगे, है ना। 8 रोगों का सर्वप्रथम यहाँ लोभ, अभिद्रोह और कोप उत्पन्न हुए मुख्य 8 रोगों का निदान पूर्वक क्रम से व्याख्या करेंगे। ये जो मैं डिटेल आपको कहाँ पढ़ाऊंगी? निदान स्थान के 8वें चैप्टर में। नहीं, ये तो ज्वर सॉरी रोगों की उत्पत्ति का क्रम है। हम जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? चरक विमान स्थान के 3रे चैप्टर जनपद उद्वंसनी अध्याय में पढ़ेंगे कि सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, लोभ, तो अभिद्रोह, क्रोध, फिर ज्वर आया, है ना। ऐसे क्रमशः कौन कौन सी रोग सबसे पहले आए वो हम विमान स्थान के 3रे चैप्टर में। हाँ, ये वाला जो है ज्वर, फिर रक्तपित्त है, फिर गुल्म है, फिर हम वो आगे जाकर पढ़ेंगे 8वें चैप्टर। ठीक है, इतना सभी को अच्छे से कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर। रिजल्ट देखा सभी ने? चरक सूत्र 1 से लेकर 10 तक का जो डाला था टेस्ट का रिजल्ट। अभी हमने गलती से 2 दिन का ड्यूरेशन रख दिया था तो बच्चे आलसी हो जाते। अब हम क्या रखेंगे? शाम को 2 बजे से, शाम को थोड़ी दोपहर होता है 2 बजे से आपका टेस्ट रहेगा रात के 12 बजे, है ना। उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में आपका रिजल्ट चल जाएगा। ठीक है, हाँ
वारिशर मतलब क्या होता है? जो पानी के ऊपर तैरता है। बारिशर मतलब क्या होता है? जो अंदर रहता है ना? शंख, शक्ति, कपर्द वगैरह हमने पढ़े थे, मेंढक पढ़ा था, शिशुमार, मछली, मगरमच्छ पढ़े थे ना। वारिशर क्या होता है? जो पानी के ऊपर तैरता है। एक चीज तो आपको अच्छे से याद होगा, पानी के ऊपर कौन तैरता है? हंस तैरता है। हाँ, तो हंस के साथ कौन भी याद कर लेना, हंस, क्रॉन्च, ठीक है। बक, बगुला, एग्जाम में यही पूछे, एकदम अलग से शरारी मरारी नाम नहीं देगा, उतने ज्यादा आपको नहीं पता, हमको भी नहीं पता रहते, है ना। तो हंस, क्रॉन्च, बक, प्लब। प्लब का मीनिंग होता है तैरना। प्लब मीनिंग ही तैरना, सारस पक्षी का एक वेद है। और क्या है? दो चीजें और याद, नंदी मुख। नंदी, ये नंदी नहीं है, है ना। नंदी शंकर भगवान का नंदी नहीं है, अलग है, नंदी मुखी। और एक और चीज आता है, रोहिणी और चकोर करके आता है। हाँ, रोहिणी और चकवा। चकवा ये भी क्या करते हैं? तैरते हैं। चकवा अलग होगा, पता नहीं ना, चक्रवात जिसको बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। रोहिणी, चक्रवात, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। रोहिणी नाम की लड़की, हाँ, नंदी मुख शस्त्र, एक रोहिणी नाम की लड़की चक्कर लगाती रहती है तालाब में। क्यों लगाती है? चक्कर लगाती मतलब चक्रवात। क्यों लगाती है? उसको हंस बहुत अच्छे लगते हैं तैरते हुए देखना। हाँ, तो रोहिणी, चक्रवात, हंस हो जाएगा, कौन हो जाएगा? प्लब हो जाएगा, ठीक है। बाकी बकरी आपको याद रहता है। जांगल पशु वर्ग। जांगल, जांगल कैसा रहता है? जांगल को जंगल समझ लो। कैसा दिखता है? जंगल, सूखे साखे पेड़ लगे हैं, हवा चल रही है, पशु पक्षी, पक्षी उड़ते, पशु तो नहीं उड़ते, पक्षी उड़ रहे हैं, पशु दौड़ रहे हैं, इस प्रकार का होता है जंगल। तो यहाँ पर वही है, प्रसृत। प्रसृत मतलब बिंदु से चिन्हित मृग। यहाँ पे मृग बहुत सारे। अब मुझे जरा बता दो, रुरु और न्यंकू नाम के जो मृग थे वो कहाँ थे? रुरु और न्यंकू, ये क्वेश्चन हम गलत किए थे, है ना, तो आपको नहीं करना। कहाँ पढ़े थे भाई? रुरु और न्यंकू बहुत अच्छे से नाम लगते हैं, बच्चों के नाम भी आप रख सकते हो। वैसे बहुत से लोगों की शादी होने वाली होगी, हो गई होगी, हमारे बच्चों के नामकरण होंगे तो हम नहीं रख सकते, आप लोग रख सकते हो, बहुत अच्छे नाम, है ना। निक नेम बोल रहे हैं, स्कूल का नाम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो जांगल प्रसृत हो गया, एक प्रकार का मृग। शरव, अष्टापद, उष्ट प्रमाणु, महासंग, पृष्ठगत, चतुष्पाद, पता नहीं क्या क्या दिया है, इतना नहीं याद करो। सर का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे, राम नाम दिया हुआ है ना, जंगल पशु वर्ग में आता है। स्वदंश, चार दांत वाला मृग, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आनु वर्ग में पढ़ा था हमने, न्यंकुर, रुरु। स्वदंष्टा, स्वदंष्ट, अक्षर को बोलते हैं स्वदंष्टा, स्वदंष्ट भी है। फिर शश, जंगल में दौड़ते रहते खरगोश, शश हो गया। पूर्ण मतलब खरा का ही एक भेद होता है, ठीक। हरिण, हरिण नाम से आया है, एड़ नाम से आया, देखो, हरिण और एड़ नाम से, एड़ मतलब होता है कृष्ण मृग, तो हरिण और एड़ नाम से आता है, जंगल में दौड़ते रहते हैं ना। और न्यंकुर, रुरु आ जाए तो वो क्या है? आनुप है। तो हरिण, एड़ जंगल में दौड़ते रहते हैं। और एक बारहसिंगा होता है जिसको हम शंबर बोलते हैं, बारहसिंगा भी यहीं पर है, ठीक है। बस इतना ही याद करना है जंगल पशु में। हरिण, एड़, शश हो गया, प्रसृत हो गया, स्वदंष्ट हो गया, ठीक है। अब आता है विशिकर। विशिकर में कौन आते हैं? तो बी से अपन ने याद कर लिया, बिकने वाले जानवर। बिकने वाले जानवर कौन से जानवर होते हैं? वही चीज बिकती है जिसको हम खाते हैं। किसको खाते हैं? छोटे छोटे मुर्गा मुर्गे बटे लावा तीतर को खाते हैं ना लोग। इनको खाते हैं, लावा तीतर है और मुर्गा है, इसी को खाते हैं। तो वो जानवर आते हैं जो बाजार में दिखते हैं, ठीक है। तो वही चीज आ रही है, लावा तीतर मतलब चटक है, बार छोटा चटक है। और मोर है, तीतर है, छोटे छोटे जानवर जो बिकते हैं। और क्या है? कुक्कुट मतलब मुर्गा, है ना, मुर्गा भी बिकता है, खाते हैं उसको, बस इतना। तो क्या क्या है? मोर, तीतर, कुक्कुट मतलब मुर्गा, ये बिकते हैं, इनको खाते हैं, ठीक। लावा, छोटे छोटे जानवर। अब इनके गुण भी पढ़ेंगे क्या क्या होता है। अब प्रतुर, प्रतुर मतलब क्या होता है? चोंच या पंजों से चोट करके खाने वाले पक्षी। जैसे पेड़ पर बैठ जाते हैं पक्षी, चोंच से प्रहार करके खाते हैं, अमरूद खाते हैं। कौन कौन खाता है? तोता खाता है, चटक तो नहीं खाता है, तो ऐसे करके चोंच के प्रहार से खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रतुर कहलाते हैं। कौन खाता है? धनराज, एक जीव जीवक जो जिसको देखकर मर जाता है वो जीव जीवक कहलाता है। और याद कर लो, कपोत, कबूतर, चटक, गौरैया, यहाँ से याद करना भाई। गौरैया और जो चिड़िया, क्या बोलते हैं, चिड़िया और कबूतर एक पेड़ पे बैठे रहते हैं ना, अमरूद खाते रहते, तो याद कर लेना, कबूतर है, चटक है, और एक पारावत कबूतर भी है ना, पारावत परेवा कबूतर जिसको हम बोलते हैं। ये सारे कहाँ बैठे? पेड़ के ऊपर बैठ के खाते रहते हैं, इसको अमरूद को खाते रहते हैं, ठीक है। दो चार पांच चीजें याद करना, यहाँ से डेफिनेशन ज्यादा पूछ जाती है। अब प्रसय आदि मांस वर्ग की परिभाषा देखते हैं। तो प्रसय क्या होता है? हमने पढ़ा था, जो पक्षी या पशु दूसरे से आहार द्रव्य को छीन कर खा जाते हैं उसको प्रसय बोलते हैं। हमने पढ़ा था, वही बिल्ली बिल्ली पढ़ा था ना, तोता मैना, हाँ लग गया क्या? तोता मैना भी, हाँ। भूषय मतलब जो बिल में निवास करते हैं उनसे भूषय कहते हैं। आनुप्रदेश में जो रहते हैं आनुप कहते हैं। बारिश है मतलब जो जल में निवास करते हैं बारिश कहलाते हैं। यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो जल में रहता है वो जलचर कहलाता है, जल के ऊपर तैरता है। जांगल जो जंगल भूमि में रहता है उसको जांगल कहते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है विशिकर और प्रतुर। विशिकर मतलब होता है जो पक्षी अपनी चोंच या पैर से कुरेद कर आहार द्रव्य को खोज कर खाते हैं उसको विशिकर। जैसे आपने देखा होगा गोबर में से जो लावा तीतर, छोटे थे, बहुत छोटे थे, गाँव में देखा था कि गोबर में से जो अनाज के दाने हैं लावा तीतर, उनको ढूंढ ढूंढ कर खाते हैं। तो पक्षी अपनी चोंच या पैर से कुरेद कर आहार द्रव्य को खोज कर खाते हैं, वो विशिकर है। और प्रतुर जो होता है चोंच के प्रहार करके खाते हैं। तो जो पक्षी अपनी चोंच से या पैर से प्रहार करके बार बार आघात करके आहार को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रतुर कहते हैं। इस प्रकार यह मांस की यूनि 8 प्रकार की बताई गई, ठीक है। अब प्रसय आदि मांस के गुण देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक कोड बनाकर याद कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2023 में पूछा गया, पूछा कि नहीं पूछा बताओ जरा, याद है किसी को पेपर? क्या ये पीजीटी 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, याद है? दिल्ली को तो देखा था लेकिन उसमें नहीं आता वो, है ना। जो देखा अक्सर वो सही नहीं होता है ना, तो देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना, है ना। देखा सुना भी कभी कभी गलत हो जाता है, बताया नहीं किसी ने। तो प्रसय आदि मांस वर्ग के गुण देखते, कोड लिख लो पहले तो, उसके बाद जंगल विहार प्रतिषेध लागू। कभी कभी क्या होता है, जंगल में बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, जंगल विहार प्रतिषेध, प्रतिषेध लागू बोल देते कि जंगल विहार मत करो, यहाँ पर प्रतिषेधित है, ठीक है। तो जंगल से क्या हो जाएगा? जांगल, विहार से हो जाएगा विशिकर, प्रतिषेध से हो जाएगा प्रतुद। आप बोलोगे मैडम प्रसय भी तो है, तो प्रसय तो बड़े बड़े जानवर हैं, उनका मांस गुरु होता है, प्रतुद छोटा है, तो क्या होगा इसका? लघु। प्रतिषेध से प्रतुद, लागू से हो जाएगा लघु। तो जंगल, विशिकर, प्रतुद लघु मांस में आता है, बाकी सारे गुरु मांस में आते हैं। तो क्या होता है, जो हम अति कृषि की चिकित्सा करते हैं वहां पे हम लघु संतर्पण द्रव्यों का यूज करते हैं। तो मांस क्या होता है? ब्रंघण कारक होता है ना। लेकिन मांस ब्रंघण कारक तो होता है, लेकिन हम अति कार्ष में क्या करते हैं? लघु संतर्पण द्रव्य देते हैं। तो ये कैसे मांस है? लघु मांस होते हैं और संतर्पण भी कराते हैं। तो इन आहार द्रव्यों का प्रयोग हम अति कार्ष की चिकित्सा में करते हैं, क्योंकि संतर्पण कराने के साथ साथ लघु भी तो है, तो यही है लघु संतर्पण द्रव्य। समझ में आ गया है ना? इन्हीं द्रव्य का प्रयोग करते हैं।
तो बाकी के जो मांस है कैसे होते हैं, गुरु होते हैं। अब पढ़ते हैं। प्रसय भूसय आनु बारिच चारिणा गुरु कैसे होते हैं, बाकी के जो मांस है अपन ने इतना याद कर लिया, तो ये गुरु होते हैं, बाकी के उष्ण होते हैं, स्निग्ध है, मधुर है, बल बल को बढ़ाने वाले होते हैं। और अगर ये स्निग्ध मधुर है, गुरु है, तो भाई शुक्र को बढ़ाने वाले होंगे, वृश्य होंगे तो वृश्य है, परम वातहरा वात को हरेगा क्योंकि गुरु है, लेकिन दो दोषों को बढ़ाएगा, कफ पित्त विवर्धना। इसलिए हम बोलते हैं कि आनु का मांस भले ही कैसा होता है, और को लगता है आनु प्रदेश में कफ और वात की प्रधानता रहती है, लेकिन आनु का मांस कफ को नहीं बढ़ाता, सॉरी वात को नहीं बढ़ाता, कफ पित्त दोनों को बढ़ाता है। लिखा है यहाँ पे, बल और उपचय को वृद्धि करने वाला होता है, वीर को अधिक रूप में बढ़ाता है, वात शामक होता है, लेकिन कफ पित्त को दोनों को बढ़ाता है, कफ और पित्त दोनों को बढ़ाने वाला होता है आनु का मांस। ठीक है, अच्छे से याद करना। अब जो व्यक्ति निरंतर व्यायाम करता है, व्यायाम इत्यास नरा दीप्त अग्नि अग्निदीप्त है, वहां पे हम प्रसव नाम विशेषण मानसा मानसासना प्रसय आदि मांस का प्रयोग करते हैं दीप्त अग्नि, क्यों? क्योंकि अग्निदीप्त है, अगर इस गुरु मांस का प्रयोग करेंगे तो अग्नि को क्या करेगा, थोड़ा सा सप्रेस कर देगा। और इनका प्रयोग और कहां किया जाता है, ये कोटेशन पूछा जाता है एग्जाम में। जीर्ण अर्शो ग्रहणी दोष शोषार्ता नाम प्रयोजेत, जीर्ण अर्श में मतलब पुराने अर्श में, ग्रहणी में और शोष के व्यक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका पूरे प्रसय आदि मांस का। ठीक है, कोटेशन अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं लास्ट, बाकी लावा विशिकर प्रतुद जंगल मृग जो है, मतलब जंगल विहार प्रतिषेध लागू जो हमने पढ़ा था, जंगल प्रतुद और विशिकर वो क्या होते हैं, पित्तोत्तरे वात मध्य सन्निपाते कपान की, मतलब इस कंडीशन में प्रयोग किए जाते हैं इनके मांस जिसमें पित्त की प्रधानता हो, वात मध्य हो और सन्निपात रोग हो और कफ का अनुगम हो, मतलब हीन कफ वाले में इसका प्रयोग किया जाता है। इनके मांस पित्त प्रधान मध्य वात हीन वाले सन्निपात रोग में रोगियों के लिए उत्तर माना जाता है। अवतर्पण जन्य रोग में भी कर सकते हैं क्या मैम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अवतर्पण मतलब वही अतिकृष्टता जन्य रोग है, अवतर्पण जन्य रोग, उसमें हम इन्हीं द्रव्यों का प्रयोग करते हैं जो लघु और संतर्पण कराते हैं। बिल्कुल, अतिकाश अवतर्पण की सेमी चिकित्सा होती है। ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। कल से मैं आपको मांस वर्ग के आगे पढ़ाऊंगी, अलग अलग उसके और गुण लक्षण और हैं, तो मांस वर्ग कल कंप्लीट हो जाएगा ना, और शाक वर्ग शुरू कर देंगे। ठीक है।